हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीसीएस अगेन। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपीएससी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जैसा हमने सीरीज शुरू की थी जुलाई के मंथ से, तो हम लोगों ने स्टेट पीएससी के लिए अलग वीडियो शुरू करी थी और यूपीएससी के लिए अलग वीडियो शुरू करी थी। तो अगस्त का, हालांकि ये मंथली करंट अफेयर जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सर्टेन एग्जामिनेशन लाइक 13 सितंबर को एक पेपर था, ये बीपीएससी का प्री एंड देन अदर एग्जामिनेशन की वजह से जो है वो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। बट नेक्स्ट मंथ से तो हम लोग टाइम पे निकालेंगे। बट इस मंथ के लिए जो है ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगस्त महीने का करंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम वैसे बहुत वेस्ट हो चुका है। और ये हम लोगों का ये जो पीडीएफ है, इसमें आप सारी जो है सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हैं। जैसे जुलाई यूपीएससी की वीडियो है वो देख सकते हैं, जुलाई स्टेट पीएससी की वीडियो है वो यहाँ से देख सकते हैं, बाकी सारी प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। बीपीएससी की पीवाईक्यूज की है, घटना चक्र की पीवाई घटना चक्र की है। देन यूपीएससी के जो करंट अफेयर है, जिस जो जो प्लेलिस्ट का पार्ट जो है, ये क्वेश्चन ये वीडियो बनने वाला है वो प्लेलिस्ट का लिंक है। देन ये मेंस की प्लेलिस्ट का लिंक है। देन ये यूपीपीएससी यानी स्टेट पीएससी का जो हम लोग करंट अफेयर कराते हैं उसका ये लिंक है। देन ये प्रहार मैगजीन का है। देन ये टेलीग्राम चैनल का है, ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। और ये ब्लॉग का लिंक है, ब्लॉग पर जो हम लोग जो है एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं, जो डेली करंट अफेयर में आर्टिकल्स रहते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो निचोड़ रहता है आर्टिकल का, वो उसको हम अपलोड करते हैं। फिर ये हमारा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी को आप कोई सजेशन देने के लिए या फीडबैक क्वेरी वगैरह के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि आप चाहे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वहां से भी आपकी क्वेरी का सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक पार्ट तो हैं, लेकिन स्टैटिक भी कवर किया है और करंट अफेयर से भी कवर किया है। तो यूपीएससी क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्योर करंट अफेयर्स होते हैं ना, यूपीएससी में प्योर करंट अफेयर्स होता होगा वो बहुत कम होता होगा। मेनली जो करंट अफेयर होता है वो क्या होता है, स्टैटिक से लिंक करके पूछता है। और हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं यूपीएससी ने जो हम मेन स्ट्रीम जो अपना पढ़ाई होता है जैसे एनसीईआरटी वगैरह उसमें नहीं कवर करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो न्यूज में रहती हैं, ठीक है, जिनका स्टैटिक के साथ लिंकेजेस होता है, वहां से वो यूज करके, ठीक है, यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हमको लगेगा कि ये रैंडमली उठा लिया, रैंडमली नहीं उठाता है कभी भी, कुछ तो हालांकि रैंडमली रहता है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें रैंडमली नहीं रहती हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं साल दो साल में कहीं करंट अफेयर में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में कहीं ना कहीं कवर हुआ रहता है, किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में रहता है, इसकी वजह से वो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाता है। तो हम लोगों ने भी वही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करी है। जो चीजें न्यूज में रही हैं उससे रिलेटेड जो स्टैटिक लिंकेजेस है, ठीक है, वो उस पे क्वेश्चन बना के जो उसको कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, पहले आपको क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद जो है उसको वीडियो को पॉज करेंगे, देन उसको अटेम्प्ट करेंगे, किसमें, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो आगे वीडियो देखेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर की बात कर रहा है अंडर 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल कब ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, कब? 1985 में। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? केवल 8 शेड्यूल थे, ठीक है। उसके बाद फर्दर अमेंडमेंट करके, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल, ठीक है, 52nd से जो है वो आपका 10th शेड्यूल। देन 11th शेड्यूल बहुत फेमस है पंचायती राज के लिए, थर्ड 73rd से। देन 74th अमेंडमेंट जो म्यूनिसिपैलिटी का है उसमें 12th शेड्यूल। तो ऐसे करके जो है अमेंडमेंट से ये शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। तो उसी में 10th शेड्यूल किसके लिए है? एंटी डिफेक्शन के लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, 10th शेड्यूल एम्पावर्स द स्पीकर ऑफ द हाउस टू डिसाइड ऑन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। बिल्कुल, ये करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको ये पावर देता है। लेकिन उसका पावर, हालांकि इस लॉ में तो लिखा हुआ है कि उसका पावर फाइनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में किहोतो होलोहान केस हुआ था एक, ठीक है, किहोतो होलोहान केस, उसमें बोला था कि अगर स्पीकर ने कोई डिसीजन दिया है ना, उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? डिसीजन ऑफ द स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नहीं, इसी केस में बोला था, हालांकि इस लॉ में लिखा हुआ था नॉट जस्ट नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी ए, वन ओनली। तो करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट में वन ओनली, ठीक है। ये दिया है पर पूरा जो है डिटेल में यहाँ दिया जो हमने पढ़ा है। और फिर 91st अमेंडमेंट की बात करें, 91st अमेंडमेंट में क्या चीज किया गया था बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी के टोटल 10 एमएलए हैं, एक एग्जाम्पल के लिए लेना है, ठीक है। और नहीं, ऐसे लीजिए, क्योंकि थर्ड, वन थर्ड टू थर्ड की बात होती है, तो कोई थर्ड का मल्टीपल लेते हैं, थ्री का मल्टीपल लेते हैं। 12 एमएलएज हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल जो था, मतलब 52nd अमेंडमेंट में जो चीज ऐड की गई थी उसमें क्या था कि अगर वन थर्ड और मोर एमएलएज अगर डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, यानी वन थर्ड का मतलब क्या हो गया, 4 एमएलएज,
वो डिफेक्ट करके अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। बट ये तो बहुत इजी नंबर था, 4 एमएलए तो कोई भी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकता है। तो 91st अमेंडमेंट में जो है इसको चेंज करके 2/3 किया गया, कि 2/3 और मोर, मतलब अब जो है 8 एमएलए डिफेक्ट करेंगे, 8 या उससे ज्यादा एमएलए डिफेक्ट करेंगे, तब जो है वो एंटी डिफेक्शन वाला लॉ लागू नहीं होगा, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन वाला लॉ लागू होगा। ठीक है। अच्छा, 91st अमेंडमेंट जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना जाता है, कि 91st अमेंडमेंट में जो नंबर ऑफ ये मिनिस्टर्स की जो संख्या थी ना, उसको लिमिट किया गया था। कितना किया गया था? 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होंगे, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल लेवल पे जो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 15 मिनिस्टर है। और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होंगे 12 मिनिस्टर्स। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो दिल्ली है, दिल्ली जो एनसीटी है, एनसीटी वाली दिल्ली है, उसमें कितना परसेंट, मतलब हाउ मेनी परसेंटेज जो है वो टोटल मिनिस्टर्स की संख्या रखी गई है, और किस एक्ट के अंदर रखी गई है, वो भी लिखिएगा। ठीक है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंट चेंजेस इन द एलोकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क इन दिल्ली। अच्छा, ये एमएलए और एमपी लेड की बात कर रहा है, एमपी लेड स्कीम और एमएलए लेड स्कीम। ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? कि एमएलए लेड फंड इज प्रोवाइडेड टू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ये ठीक है। फिर एमसीडी ने अभी एक नया लॉ निकाला है, उसी से ये क्वेश्चन बनाया हमने, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज नाउ अलाउड टू डायरेक्टली अंडरटेक वर्क्स यूजिंग एमएलए लैड और चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, हालांकि नॉर्मल केसेस में हम लोग को लगता है कि ये गलत है, लेकिन अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, और ये न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में ये चीज मेंशन थी, इसलिए हमने क्वेश्चन में डाल दिया, तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। फिर एक एमपी लेड स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। एमपी लेड स्कीम में क्या होता है कि दो तरह के एमपीज होंगे, इनफैक्ट 3 तरह के एमपीज होंगे। एक एमपी क्या होंगे? जो लोकसभा के एमपी होंगे। ठीक है, लोकसभा जो के एमपी क्या करेंगे? ओन कॉन्स्टिट्युएंसीज में अपनी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, उसी के अंदर डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। फिर एक होता है राज्यसभा का एमपी। तो राज्यसभा का कोई डिफाइंड कोई कॉन्स्टिट्युएंसी नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में स्टेट होता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्टेट से वो राज्यसभा का एमपी चुन के आया है। तो वो एक स्टेट में किसी भी, ठीक है, मतलब स्टेट में किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में वो डेवलपमेंट वर्क को मतलब प्रोवाइड कर सकता है, या फिर डेवलपमेंट वर्क को सजेस्ट कर सकता है। देन एक और तरह का एमपी होता है, कौन सा होता है? नॉमिनेटेड एमपी। ठीक है, अब नॉमिनेटेड एमपी का ना अपना कॉन्स्टिट्युएंसी है, ना ही कोई स्टेट है, मतलब राज्यसभा के एमपी जैसा कोई स्टेट भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? पूरे देश भर में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉन्स्टिट्युएंसी में वो डेवलपमेंट की बात कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन तीन तरह के हैं, इन तीनों को याद रखिएगा। फिर यही चीज जो है यहाँ पे सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, लोकसभा एमपी, इलेक्टेड राज्यसभा एमपी, नॉमिनेटेड एमपी। ठीक है, सारी चीजें इसमें डिटेल में लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमिटी की बात कर रहा है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में बता दूं कि 2013 में उर्जित पटेल कमेटी उर्जित पटेल कमेटी बनी थी। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन, और 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिगार्डिंग। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उर्जित पटेल से रिगार्डिंग है, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया अभी आईएमएफ का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है या कुछ और बनाया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आईएमएफ का। और ये इंडिया के गवर्नर भी थे, मतलब आरबीआई के गवर्नर भी थे, कब से? 2016 से लेकर 2018 तक थे। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने अ, निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और हाल ही में रिटायर हुए हैं। अब कौन है करंट आरबीआई का गवर्नर? कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, करंट आरबीआई का गवर्नर कौन है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, फिर एमपीसी के बारे में देख लेते हैं, कि एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कि तीन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, और तीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बिल्कुल ठीक है। देन इन केस ऑफ टाई इन वोटिंग द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द कास्टिंग वोट। ये होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक होता है गवर्नर का कास्टिंग वोट, था एक होता है स्पीकर, जो होते हैं ना, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनका भी कास्टिंग वोट होता है। लेकिन उनमें और इनमें फर्क क्या है? कि स्पीकर जो होगा ना, चाहे लोकसभा का हो गया या फिर वो होगा, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ही विल नॉट वोट, मतलब बाकी लोग वोट करेंगे। ओनली किस केस में वोट करेगा? कास्टिंग वोट, जो कास्टिंग वोट होगा, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ टाई, ओनली इन केस ऑफ टाई।
बट जो आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट है, ठीक है, वो तो फर्स्ट इंस्टांस में भी वोट करेगा, फर्स्ट इंस्टांस में भी वोट करेगा, और इन द केस ऑफ कास्ट अगर टाई होता है उस केस में भी वोट करेगा। मतलब इनडायरेक्टली और प्रैक्टिकली अगर देखें तो गवर्नर के पास दो वोट होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख के चलिएगा। फिर रिकमेंडेशन टू सेटअप एमपीसी वाज फर्स्ट मेड बाय उर्जित पटेल, कमिटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। और इनको मैंडेटरी कितना होता है? एटलीस्ट 4 मीटिंग्स, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, एमपीसी को। और एमपीसी क्या करता है? वही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब का डिसीजन कौन लेता है? ये एमपीसी लेता है, ठीक है, कंसेंसस, कंसेंसस के आधार पर। देन ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इट इज रिगार्डिंग आर्य समाज मूवमेंट, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? आर्य समाज वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती, but it was not a reformist movement but a revivalist movement, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में फर्क क्या होता है? रिफॉर्मिस्ट क्या चाहते हैं कि आज के समय जो चीजें हैं, किसी भी धर्म में जो भी अच्छी चीजें हैं उसको लेके रिफॉर्म कर लिया जाए, मतलब पुरानी कुरीतियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या कहना था कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आई हैं वो किस लिए आई हैं? फॉरेन इंटरवेंशन से आई हैं। तो जो वेदों में जो धर्म, हमारा धर्म मेंशन है, ठीक है, वो ओरिजिनल धर्म है, उसको रिवाइव कर किया जाए। इसलिए उन्होंने बैक टू वेदास का भी जो है क्लेरियन कॉल दिया था, बैक टू वेदास का क्लियरिंग कॉल दिया था, और इसी के लिए 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज, देन मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट बट रिवाइवलिस्ट। फिर आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। अच्छा, आर्य मैरिज जो है, आर्य समाज के जो लोग हैं उनके लिए अलग मैरिज की का व्यवस्था की गई है। तो ये 1937 में पास की गई थी। और आर्य समाज राइट्स के अनुसार जो है, जो मैरिजेस होते हैं ना, उसको वैलिडेट करता है, ये भी ठीक है। फिर हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, वो भी रिकॉग्नाइज करता है आर्य मैरिज जो एक्ट, जो आर्य समाज के जो मैरिजेस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि ये लिख रहा है नॉट लीगली रिकॉग्नाइज, बट हिंदू मैरिज एक्ट भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और इसके बारे में आर्य समाज मूवमेंट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो 1875 में इन्होंने किया था, उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हुए बाद में, ठीक है, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है। और फिर उसके बाद डीएवीज, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, ये किसके हैं? ये भी सब आर्य समाज के ही ग्रुप, जो ग्रुप था उसी के फाउंडेशन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू, टू ओनली, ठीक है। जो सारी चीजें यहाँ लिख दी गई हैं 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट करिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका ओरिजिनल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती, ठीक है। ओरिजिनल मतलब मूल होता है, मतलब मूल नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है, आप देखिएगा। देन ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पोर्ट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: पोटैटो वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन पोर्टुगल, from where it reached India during 16th century. It reached India during 16th century by Portugal. ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुर्तगाल में ही जो है इसका पहले कल्टीवेशन हुआ था, ये गलत है। पोर्टुगीज ने, जब पुर्तगालियों ने और स्पेनिश लोगों ने जब पूरी दुनिया में डिस्कवरी शुरू की, तो पहले ये लोग कहाँ गए थे? पहले ये लोग गए थे, ये जो अमेरिकाज वाला रीजन है, तो वहां से साउथ अमेरिका में जो है पोटैटो की खेती होती थी, वहां से ये लोग उसको कैरी करके इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। मॉडर्न पोटैटो इवॉल्व फ्रॉम ए स्पीशीज ऑफ वाइल्ड टोमेटो प्लांट, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखने में लग रहा होगा कि इनकरेक्ट है, बट ये करेक्ट है। अभी मैं एक आर्टिकल दिखाऊंगा न्यूज़पेपर का, उसमें ये आर्टिकल आया था, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में क्या आएगा? ओनली वन, ठीक है, ओनली वन हो गया। और ये लेक टिटिकाका के अराउंड जो है बोलीविया में सबसे पहली बार इसको, सदर्न पेरू और बोलीविया में पहली बार सब इसको कल्टीवेट किया गया था, ठीक है। देन ये है ये है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये द हिंदू में आया था, पोटैटो इवॉल्व फ्रॉम टोमेटोज 9 मिलियन ईयर अगो, मतलब 90 लाख साल पहले जो है वो इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और इसमें एक एरा दिया होगा, मायोसीन, मायोसीन एरा दिया होगा, ठीक है। आप उसको देखिएगा नीचे और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किस एरा में जो है ये जेनेटिक मिक्स हुआ था इनका और फॉर्म हुआ था टोमेटोज, ठीक है। वाइल्ड टोमेटो से जो है ये इवॉल्व हुए थे। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? कंसिडर द, अच्छा, स्टेटहुड के बारे में बात करता है कि आर्टिकल 3 की बात करता है। आर्टिकल 3 एम्पावर द पार्लियामेंट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, ऐसा है क्या? अच्छा, मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो पहला स्टेटमेंट देखते ही मैं उसको टिक मार दूंगा कि हाँ ये गलत है कि सही है। लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे ही ये इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन, आप इसको पॉज करिए, इसको कमेंट सेक्शन में जो है, या कमेंट सेक्शन में, या जहां भी आप कॉपी पे लिख रहे हैं वहां पे जो है इसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर आगे देखिए, ठीक है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, बिल्कुल ठीक है ये।
फिर आर्टिकल 4 सेज एनी सच अमेंडमेंट नीड्स टू बी डन थ्रू आर्टिकल 368 ओनली। आर्टिकल 4 में कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 3 के में जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के दौरान के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है, मतलब नीड नॉट टू बी डन थ्रू आर्टिकल 368, तो ये गलत हो जाएगा। फिर गोवा वाज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज बीन गिवन स्टेटहुड टिल डेट, नहीं ऐसा नहीं है, गोवा तो जो है 1961 में कैप्चर तो किया गया था, इसको 1987 में जो है वो मान्यता दी गई थी, स्टेट की मान्यता दी गई थी, लेकिन और भी बहुत सारे स्टेट हैं जैसे त्रिपुरा है, त्रिपुरा वॉज फर्स्ट क्रिएटेड एज यूटी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश वॉज फर्स्ट क्रिएटेड एज यूटी, बाद में उसको फुल स्टेट रूट दिया गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ओनली गोवा अकेला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है, वन ओनली। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के अनुसार के अंडर में क्या कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, एरिया घटा बढ़ा, मतलब जितने तरह की परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मतलब दो स्टेट्स हैं, ये दो स्टेट्स हैं, एक ये भी कर सकता है कि एक का एरिया काट के जो है इसको दे दे, ठीक है। ये भी कर सकता है कि दोनों में से कुछ एरिया निकाल कर ये एक नया स्टेट बना दे यहाँ, ठीक, और दोनों को मर्ज करके जो है वो एक नया स्टेट बनाते हैं, मतलब जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं वो सब जो है आर्टिकल 3 के अंदर हो सकता है। देन आर्टिकल 2 इनकरेक्ट है, वो बताया क्यों है। देन कौन कौन से हैं, ये देखिए, मणिपुर, मणिपुर को 1972 में, त्रिपुरा को, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन सबको जो है यूटी से एलिवेट किया गया था एज अ कंप्लीट स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता है, इंडियाज रिसेंट डिसीजन टू स्क्रैप द सेंट्रल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसिंग पूल, ठीक है, ये किस लिए लाया गया था, रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसिंग पूल, अच्छा ये पहले देखिए, आप अटेम्प्ट करिएगा, किसे लाया गया था भाई, देखिए 2024 में लाया गया था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, और 3 साल के लिए लाया गया था, 3 इयर्स के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाया गया था, स्टैंडर्डाइज रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स ओवर 3 ईयर पीरियड, मतलब स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाया गया था, और ये सोचा था कि खूब जैसे स्टैंडर्डाइज हो जाएगा उसके बाद बहुत सारे जो है एग्रीमेंट साइन होंगे, बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि लाया गया था स्टैंडर्डाइज करने के लिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, मेन रीजन फॉर स्क्रैपिंग द सेंट्रल प्राइसिंग पूल वाज दैट इट एक्सेलरेटेड, नहीं एक्सेलरेट नहीं किया था, मतलब जो स्क्रैप करने का मेन रीजन ये है कि उससे बहुत कमी हो गई थी ये पावर परचेज एग्रीमेंट में, ठीक है, तो ये सेकंड गलत हो जाता है। फिर थर्ड क्या बोलता है कि पॉलिसी के विड्रावल के बाद ऑल बिड्स एंड लेटर्स ऑफ अवार्ड इशूड अंडर अर्लियर मैकेनिज्म हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्क्रैप तो किया गया, लेकिन स्क्रैप करने का मतलब ये है कि आगे से जो है कोई भी परचेज एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जितने हो चुके हैं उन सबको फुलफिल किया जाएगा, ये ऑब्लिगेशन है। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वन ओनली। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी पर एनर्जी परचेज एग्रीमेंट्स, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी परचेज एग्रीमेंट जो है वो क्या है, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा। देन ठीक है, ये सारा यहाँ दे दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक है, उससे रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग देखना है, तो कौन से आर्टिकल में है, द पावर टू मेक लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा है क्या, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ है, बिल्कुल है, ठीक है, हालांकि स्टेट असेंबली भी कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, किस कंडीशन में रखना है, किस कैसे चेंज करना है, वो सारा अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो सारा पार्लियामेंट देखता है। फिर आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी इन द लोकसभा, ये बिल्कुल ठीक है। देन आर्टिकल 46 ऑफ द डीपीएसपी क्या बोलता है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल, बिल्कुल ये करता है। आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की बात करता है, ठीक है, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में एससी और एसटी दोनों आते हैं, तो उनके लिए ये ठीक है आर्टिकल 46 वाला, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 एंड 3। देन ठीक है, ये आर्टिकल 332 है, इसमें ये मेंशन है कि ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट जो है ये इसके रिगार्डिंग लॉ पास करती है, ठीक है। देन ये 330 एससी के लिए है, 332 जो है वो किसके लिए है, 330 जो है वो लोकसभा के लिए है, मतलब पार्लियामेंट के लिए, इनफैक्ट लोकसभा के लिए है क्योंकि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, और 332 जो है वो किसकी बात करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। देन फिर आर्टिकल 46 ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये तो है ही। देन कुछ और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 किसकी बात करता है, ये प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससी एंड एसटीज। फिर आर्टिकल 16 4 परमिट रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 342 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द ट्राइब, ट्राइब एज शेड्यूल ट्राइब, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 342 में मेंशन है, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे, दो चीजें बताइए, एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, किस कमिटी ने जो है इसको
रिकमेंड किया था। हालांकि नीचे इसमें क्वेश्चन है, बट आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, ये बात करता है एशियन जायंट टॉर्टोइज की बात करता है, ठीक है। उसका ये साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर प्राइमरली हर्बिवोरस इन डाइट, बिल्कुल ठीक है। दे आर मेनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन इन इंडिया, नहीं, वेस्टर्न घाट रीजन में नहीं पाए गए हैं ये बेसिकली जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, ठीक है, वहां पे प्राइमरली इनको पाया गया है, मतलब पाए जाते हैं ये। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ज्यादातर यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि इस तरह का अगर कोई देता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब आईयूसीएन स्टेटस अगर देता है तो ज्यादातर रॉन्ग देता है। बट यहाँ पे ये करेक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही है ये, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वगैरह में, और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये है इसकी पिक्चर, आप देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्लाउड बस्ट की बात करता है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो मानसून वाला जो सीजन गया है, इसमें बहुत एरिया में क्लाउड बस्ट देखा गया है। कुछ मिनी क्लाउड बस्ट, अच्छा मिनी क्लाउड बस्ट, मैं क्लाउड बस्ट समझाता हूँ, आप मिनी क्लाउड बस्ट लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज मिनी क्लाउड बस्ट? ठीक है, ये डालिएगा कमेंट सेक्शन में। देन क्लाउड बस्ट के बारे में देखते हैं। क्लाउड बस्ट आर इंटेंस रेनफॉल इवेंट अकरिंग ओवर ए स्मॉल एरिया इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल ठीक है। आईएमडी क्या डिफाइन करता है? कि मोर देन 100 mm ऑफ रेन, ठीक है, इन एन आवर ओवर एरिया ऑफ 20 to 30 जो है स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत शॉर्ट एरिया में, बहुत कम समय में, और बहुत हैवी रेनफॉल। Orographic uplift and vertical wind shear are contributing factors for the cloudburst in the mountainous region, ठीक है। Cloudbursts are more frequent in areas with high convective activity and saturated air masses, ठीक है, जहां saturated air mass होगा वहां पे ज्यादा frequent होगा, ये तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? D 1 2 and 3 होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये किस उस उत्तरकाशी में एक रीजन है खीर गंगा रिवर, ठीक है, वहां पे ये क्लाउड बस्ट के लिए आर्टिकल छपा था एक न्यूज़पेपर में। तो उससे रिलेटेड एक चीज है, ये देख सकते हैं, खीर गंगा का लोकेशन भी देख सकते हैं आप, खीरगंगा का लोकेशन कहाँ है। बाकी मैंने ये इस इंपॉर्टेंट चीज लगा दी है कि खीरगंगा जो है कहाँ कहाँ ट्रिब्यूटरी अलकनंदा रिवर की है। और अलकनंदा जो है फिर बहुत सारी नदियों के साथ मिलकर कुछ प्रयाग बनाती है, पंच प्रयाग कहते हैं जिसको। जैसे अलकनंदा के साथ जो है धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। देन नंदाकिनी मिलती है, तो यहाँ पे नंदाकिनी जब मिलती है तो यहाँ पे क्या बनता है? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग बनता है। देन पिंडार गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। देन मंदाकिनी मिलती है, रुद्र प्रयाग। एंड देन भागीरथी लास्ट में मिलती है, तो ये देव प्रयाग, और देव प्रयाग के बाद से जो है वो रिवर गंगा रिवर बन जाती है। तो जो खीर गंगा रिवर, खीर गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये अलकनंदा जो मेन रिवर आ रही है, ठीक है। ये पांचों प्रयाग हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब दिया हुआ है नीचे, 100 mm है ये, 20 30 स्क्वायर किलोमीटर, ये सारी चीज बता दी है। देन ओरोग्राफिक अपलिफ्ट होता है, ठीक। ओरोग्राफिक अपलिफ्ट का मतलब क्या है? जैसे ये आपका माउंटेन है और यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ से टकरा के आगे बढ़ने का नहीं, जगह नहीं मिलती है, तो ऊपर ट्रेवल कर लेती हैं। ऊपर ट्रेवल करने से क्या होता है? दो चीजें होती हैं, कि जैसे ही ऊपर कोई हवा जाती है, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो उसका रिड्यूस होने लगता है। टेम्परेचर रिड्यूस होने से क्या होता है? जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, वो क्रॉस कर जाएगी, मोर देन 100% हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेचुरेशन लेवल, ठीक है। सेचुरेशन लेवल के बाद ही आपका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद आपकी बारिश बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखिएगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको यूज किया जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है, टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है ओपन वेट एंड ओपन सोर्स मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिए आप। तो ओपन वेट के बारे में बताते हैं। जैसे ओपन वेट जो है वो क्या करता है, स्टेटमेंट देख लेते हैं सीधा। ओपन वेट मॉडल्स आर दोज वेयर ट्रेन्ड मॉडल पैरामीटर्स आर रिलीज पब्लिकली, ठीक है। ट्रेन्ड जो मॉडल है, पैरामीटर है, वो तो पब्लिकली रिलीज कर देंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग कोड है, ठीक है, उसको पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाता है। तो ये ठीक है ओपन वेट में। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है? ओपन सोर्स में ये दोनों को रिलीज कर दिया जाता है, मतलब जो उसका ट्रेनिंग कोड है ना, उसको भी रिलीज कर देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? कि ओपन सोर्स मॉडल आर दोस वेयर नॉट ओनली द मॉडल वेट्स बट ऑल्सो द ट्रेनिंग कोड, ठीक है, वो भी अवेलेबल कर दिया था पब्लिकली, तो ये ठीक है।
फिर डीप सीक क्या है? डीप सीक ओपन सोर्स है कि ओपन वेट? ओपन वेट है डीप सीक, तो ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी, 1 2 एंड 3। तो नीचे जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये कुछ एग्जांपल हैं ओपन सोर्स के, और ये कुछ एग्जांपल हैं ओपन वेट के, ठीक है, इनको देखिएगा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा ओपन वेट है। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के अंडर में क्या क्या चीजें हैं। कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड, और एक और होता है, इसको पहले अटेम्प्ट करिएगा उसके बाद ये देखिएगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन और एक होता है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों ही किसके अंदर नोटिफाई होते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। तो ये तो ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एक्ट 1980 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में किसमें होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। देन कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था बैलेंस बिटवीन इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न घाट, बिल्कुल ठीक है। एक कमेटी बनी थी, माधव गाडगिल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो पूरी 100% जो वेस्टर्न घाट था उसी को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था, लेकिन क्या ये सरकारों को पसंद आया? लोकल लोगों को पसंद आएगा? फार्मर्स को पसंद आएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को पसंद आएगा? नहीं। सबने दबाव बनाया। फिर कस्तूरी रंगन नाम की के अंडर में एक और कमेटी बनाई गई। उन्होंने अराउंड 36 to 37%, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, बट इसी के अराउंड जो है एरिया को घोषित किया वेस्टर्न घाट घाट के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ठीक है, किसने? कस्तूरी रंगन कमेटी ने। तो इन्होंने बैलेंस बनाया इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट में, ठीक। तो आंसर क्या होगा? डी, 1 2 एंड 3। सॉरी सॉरी, नॉट 1 2 3, ये तो गलत है ना सेकंड स्टेटमेंट, ओके, आई एम सो सॉरी। 1 एंड 3, ठीक है, इसी तरह की गलती होती है। जो सिली मिस्टेक्स होती हैं पेपर में उसी तरह की होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट को टिक किया करेक्ट, सेकंड को गलत, थर्ड को करेक्ट, ठीक है, लेकिन आंसर मारने का 1 2 3 एंड मार्क कर रहा था, ठीक है। तो ये वाली जो सिली मिस्टेक्स है ना, इसको जरूर अवॉइड अवॉइड करना बहुत जरूरी है। असली असली एग्जाम्स में इस तरह की मिस्टेक्स बहुत होती हैं। हालांकि वो एग्जाम का प्रेशर में जो है उस तरह की मिस्टेक हो पाना वो लाजमी है, बट कोशिश कर सकते हैं कि जितना से जितना मिनिमाइज हो पाए, मतलब जितना आपको आता है, आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, इसकी कोशिश जरूर जो है वो करनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। देन ठीक है, सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो ऊपर किया था, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 13, विद्यादुर्ग पोर्ट, विद्यादुर्ग पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है अलॉन्ग विद द कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है ये। फिर एक आईएनएस गुलदार, इसको क्या किया गया है? वहां पे डुबोया गया है कोरल रीफ के रीजनरेशन के लिए। कि क्यों? क्योंकि आईएनएस गुलदार का मतलब जो भी उसका आउटर बॉडी होगी उसके अराउंड जो कोरल रीफ्स होंगे वो सिमुलेट होके वो रीजनरेट होंगे, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे टेस्ट की गई थी? ये टेक्नोलॉजी कहते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, 22 या 23 में आया हुआ क्वेश्चन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इसी तरह की टेक्नोलॉजी है, ये यूज करती है मतलब आर्टिफिशियल जो चीजें होंगी, जैसे लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाएगी, और उसके इर्द गिर्द जो कोरल होंगे वो अपने को एसेलरेट करेंगे, और रिप्रोड्यूस करते हुए वो कोरल रीफ्स को जो है रीजनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसी उस पे फिलोसफी पे इसको भी दिल बनाया गया, एनएस गुलदार को भी डुबोया गया वहां पे। तो ये भी ठीक है, और बायो रॉक रॉक टेक्नोलॉजी जो है ये भी ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, एक एंग्रिया बैंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोरल कोरल रीफ है, महाराष्ट्र के कोस्ट पर है। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि किस मराठा एडमिरल के नाम पे, मतलब मराठा जो आर नेवी थी उसमें एक एडमिरल थे, ठीक है, उनके नाम पर जो है एंग्रिया बैंक का नाम रखा गया है। एंग्रिया बैंक जो कोरल लीफ है उसका नाम रखा गया है। तो ये आपको डालना है। फिलहाल ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो है होगा 1 2 एंड 3, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। बाकी कोरल लीव्स का डेफिनेशन वगैरह ये सब, एनवायरमेंटल कंडीशन, वार्म, शैलो, क्लीन वाटर, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर कुछ मेजर कोरल लीव्स कौन कौन से हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है, फिर रेड सी में है, मालदीव्स, कैरिबियन, ये सब में है। और इसका कंडीशन क्या होता है नीचे? ये है वार्म, शैलो, क्लीन, सलाइन वाटर, लो पोल्यूशन, स्टेबल क्लाइमेट, अबंडेंट सनलाइट एंड प्लैंकटन, ठीक है। इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ में पाया जाता है। गल्फ कच्छ में मेरे ख्याल से नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है इंडिया में जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट। अच्छा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो ये है आपका सुंदरबन डेल्टा है, क्या यहाँ पे पाए जाते हैं? क्या सुंदरबन डेल्टा में जो है कोरल रीफ्स पाए जाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 30 क्रॉस 30 इनिशिएटिव जो है वो सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो सी में कोरल रीफ्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और कोरल रीफ्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस कहते हैं, किसको? कोरल रीफ्स को,
ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये विजिट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक की बात करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक आर प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज इंक्लूडिंग बोथ प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, ये ठीक है दोनों। फिर माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड, बिल्कुल ये है, ह्यूमन ब्लड में डिटेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज कंडक्टेड फील्ड सर्वे बिटवीन 2022 से 25 टू असेस माइक्रोप्लास्टिक एंड मरीन डिब्रीज लेवल अलोंग इंडिया कोस्ट। ये बिल्कुल किया गया है, ये फील्ड सर्वे किया गया है 2022 से 25 के बीच में, बट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। और दो तरह के माइक्रोप्लास्टिक हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, उनको देखते हैं। प्राइमरी क्या है, जिनको जानबूझ के डेलिबरेटली बनाया जाता है इंटेंशनली। और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है, वो बड़े लार्जर जो प्लास्टिक होते हैं उससे डिकम्पोज होते हैं, छोटे छोटे होते होते डिग्रेड होते होते वो बन जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक। तो ये दोनों तरह के डेफिनेशन है, इसको जरूर याद रखना है। देन इसका इम्पैक्ट तो जो है सारी चीज लिखी हुई है, इम्पैक्ट क्या होगा भाई, हाँ एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। फिर ह्यूमन में जो हेल्थ में फूड चेन के द्वारा जो है ह्यूमन की ब्लड तक घुस गया ये, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये अगर स्टेटमेंट में आता है आपका यूपीएससी में, तो हो सकता है कि आप मार्क कर दें कि नहीं, ह्यूमन की ब्लड में कैसे पाया जा सकता है, बट ह्यूमन के ब्लड तक पहुंच चुका है ये। ठीक है, और ये सारे एक्शन है जो लिए गए हैं माइक्रोप्लास्टिक को वो हटाने के लिए भारत में से। फिर क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, एक्सोटिक स्पीशीज, एक एक्सोटिक स्पीशीज है रिसेंटली सीन इन न्यूज, उसके बारे में बात करता है। तो किंग का जाऊ, अच्छा ये तीन तरह की स्पीशीज हैं, तीनों तरह की स्पीशीज जो है वो न्यूज न्यूज में थी, इसलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। तो देखिएगा, किंग का जाऊ को हनी बियर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, बिल्कुल है। और अपेंडिक्स 3 में है साइट्स में, बट नॉट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, देखेंगे नीचे अभी। फिर एक है पिग्मी मार्मोसेट, इसके बारे में भी नीचे दिया हुआ है। और फिर एक एल्बिनो रेड ईयर्ड स्लाइडर। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टेटमेंट डाल दी है मैंने। तो इसका आंसर जो है हालांकि 1 एंड 2 होगा, हाँ 1 एंड 2 होगा। बट इसका आंसर क्यों 1 एंड 2 होगा वो देखते हैं पहले, कि तीन तरह की स्पीशीज हैं। पहली स्पीशीज क्या है, किंका जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं हनी बियर। ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये तो मैमल है और एर्बोरियल है, नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल मतलब रात के समय जागता है। फिर नेटिव रेंज क्या है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, साइट्स में अपेंडिक्स 3 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के में लिस्टेड नहीं है ये। फिर आईयूसीएन स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न है इसका। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिस्ट कंसर्न है, और इसका फोटो जो है ये है। देन सेकंड वाला क्या था, पिग्मी मार्मोसेट, इसका नेचर क्या है, ये भी मैमल है, प्राइमेट वगैरह है, स्मॉलेस्ट मंकी इन द वर्ल्ड है। नेटिव रेंज जो है अमेजन के आसपास में पाया जाता है, अपेंडिक्स 2 में है, और ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लिस्टेड है, शेड्यूल 4 में। ठीक है, और आईयूसीएन स्टेटस में क्या है, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, इसका ये फोटो है, ये देखिए, बहुत छोटा सा है, छोटू सा क्यूटू सा। तो स्मॉलेस्ट मंकी इन द वर्ल्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, पिग्मी मार्मोसेट। तो ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है, पिग्मी मार्मोसेट ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे यूपीएससी में, तीन नाम दे देंगे, पिग्मी मार्मोसेट है कुछ और ये है क्या, प्राइमेट है क्या है, ये सब चीजें भी पूछता है। ठीक है, देन ये है। देन थर्ड वाला क्या था, एल्बिनो रेड ईयर्ड स्लाइडर, इसका नेटिव रेंज क्या है, मिसिसिपी रिवर बेसिन। ठीक है, वैसे रेप्टाइल है ये। अब वो है आपका कछुआ है तो रेप्टाइल ही होगा, ठीक। और उसके अलावा साइट्स में क्या है, लिस्टेड नहीं है ये, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में भी लिस्टेड नहीं है, आईयूसीएन स्टेटस में लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, ये भी इसका फोटो है, ये भी छोटू सा क्यूटू सा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहा है ये, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एज 1951, बिल्कुल ठीक है, किसमें, सेक्शन 29 में। फिर अरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक होता है एक तो पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर रजिस्टर होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो दो तरह की होगी, एक होगी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब या तो स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होगी, या फिर नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होगी। फिर एक होगा अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब ना वो स्टेट पार्टी है ना नेशनल पार्टी है। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी कुछ कुछ सुविधाएं उसको कम मिलेंगी, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, ये क्या, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इंजॉयज प्रिविलेजेस सच एज रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल, बिल्कुल रिजर्व, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज पार्टी को इलेक्शन सिंबल जो है वो रिजर्व मिल जाता है। ठीक है, और मतलब अपनी मर्जी का ले सकते हैं, और एक रिजर्व हो गया, उसके बाद वो सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में जो है वो क्या है, सिंबल जो है फ्री फ्री अवेलेबल सिंबल्स होते हैं ना, ठीक है, उससे काम चलाना पड़ता है, कोई भी अलॉट कर सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है, एक तो ब्रॉडकास्ट टाइम मिल जाता है, ये भी ठीक है। देन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है, कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे ये रिजर्व इलेक्शन सिंबल वगैरह ये सब नहीं मिलते हैं इनको। A political party recognized as a state party in 4 or more states automatically recognized as national party, बिल्कुल, मतलब बहुत सारे कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन ये है कि चार किसी स्टेट में अगर स्टेट पार्टी बन गई है, जैसे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनी थी, कि वो 4 स्टेट्स में जो है वो
स्टेट पार्टी बन गई थी, तो उसके आधार पर नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो गई। ठीक है। और अच्छा, एक चीज तो ये है, दूसरी चीज एक और चीज बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला ना, रिकॉग्नाइज्ड अगर पार्टी है तो उसको एक फिक्स सिंबल मिल जाएगा, लेकिन एक इसमें एग्जांपल लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, और शिवसेना, ठीक है, इनका जो है सिंबल जो है, ध्यान से देखिएगा जाके, वही तीर और कमान वाला सिंबल है इनका दोनों का, ठीक। लेकिन अब ये जेएमएम जो है वो स्टेट पार्टी है, कहाँ की स्टेट पार्टी है, वो झारखंड की है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। शिवसेना कहाँ की पार्टी है? शिवसेना भी स्टेट पार्टी है, लेकिन कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो ये आपस में मतलब, जब जेएमएम जो है झारखंड में चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तब तो वो अपना सिंबल यूज कर सकते हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में यूज करे तो सिंबल यूज कर सकती है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब जेएमएम अगर महाराष्ट्र में लड़ने जाती है, ठीक है, तो जेएमएम जो है अपना सिंबल महाराष्ट्र में यूज नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो रिकग्नाइज्ड पार्टी है, तो उसको वो सिंबल अलॉटेड है। ऐसे सिमिलरली शिवसेना अगर झारखंड में लड़ना चाहती है चुनाव, तो झारखंड में जो है उसको कोई और सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ठीक है, बाकी जो चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी दी हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अच्छा, ये सारी चीजें हैं, सिक्योरिंग एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट प्लस विनिंग 4 सीट्स इन द लोकसभा, ये सारे कंडीशंस हैं। आप स्टेट पार्टी की क्या कंडीशन है उसको रखिएगा कमेंट सेक्शन में, कि स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन को मीट करना पड़ता है। और इस समय इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, और हो पाए तो कौन कौन सी पार्टीज हैं, ठीक है, वो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता है, ये आईमैक की बात करता है, कि आईमैक में इसमें कौन कौन है। देखिए, सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल है, इजराइल है, बिल्कुल है, जॉर्डन है, इजिप्ट नहीं है, यूएई है। तो इसमें क्या होगा? ओनली 4 होगा। इसका आईमैक पर सीधा देख लेते हैं क्या क्या है। दो सेगमेंट डिवाइडेड है, ठीक है। G20, भारत में जो G20 हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें ये निकल के आया था। और उसके बाद 7 अक्टूबर, सॉरी 7, जो 7 अक्टूबर को हमास का अटैक हुआ था 2023 में, हमास के अटैक के बाद जो है ये पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है। और लगता नहीं है कि अब अगले 10 साल तक, अगले एक डिकेड तक कोई चांसेस हैं इसको रिवाइव करने के। तो इसमें दो कॉरिडोर हैं, एक तो ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन से होते हुए इसराइल जाएगा, और फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर जो इसराइल को यूरोप से कनेक्ट करेगा ग्रीस के थ्रू, और फिर उसके बाद पूरा यूरोप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे मुंद्रा पोर्ट है भारत में, नावा शेवा है, देन फुजायरा पोर्ट यूएई में, जबल अली यूएई का पोर्ट है, हाइफा इसराइल का है, देन पायरेस जो है ग्रीस का है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसको याद रखिएगा। और इससे क्या करेगा, जो टाइमिंग है इंडिया और यूरोप के बीच में सामान को पहुंचाने की, 40% तक रिड्यूस कर देगा सुएज कनाल के कंपेरिजन में। अभी सुएज कनाल इज द ओनली वायबल ऑप्शन कि जिसके थ्रू जाया जा सकता है। और दूसरा वायबल ऑप्शन क्या है? नीचे ओल्ड जो अफ्रीका वाला रूट है, जो वास्को डी गामा ने खोजा था, उसके थ्रू होते हुए जाए, लेकिन वो तो और लंबा पड़ेगा। बट सुएज कनाल वाला जो रूट है, उसमें खतरा है। उसमें खतरा क्या है? सोमालियन पायरेट्स का। एक सोमालियन पायरेट्स का खतरा है। दूसरी बात क्या है? एक सुएज कनाल में एक शिप का नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वो फंस गई थी, शिप उसमें बीच में। तो कई महीनों तक जो है वो जो कारोबार है वो बाधित रहा था, कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो ये भी चाहिए कि एक ऑल्टरनेट रूट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट रूट है, जो इंडिया ईरान से होते हुए, इंडिया और ईरान से होते हुए, जो अजरबैजान वगैरह से होते हुए रशिया रशिया जाने वाला था। ठीक है, उसका नाम रखा गया था आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी, ठीक है। तो एक इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा था, चाबहार। वो इसका पार्ट नहीं है हालांकि, बट एक और पोर्ट है चाबहार के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में है। ठीक है, एक पोर्ट है, और उसका नाम जो है वो बंदर से कुछ शुरू होता है। बंदर, आगे वाला जो है मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या नाम है, बंदरा अब्बास है कि बंदर अंजलि है। वो दोनों में से कौन सा पोर्ट है जो चाबहार के वेस्ट में है और पार्ट है आईएनएसटीसी का, ठीक है, वो डालिएगा आप कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद ये सारे पोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से पोर्ट्स मेंशन हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? ये बात करता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, बात करता है इंडिया में, ठीक है। अंडर ट्रायल प्रिजनर से रिलेटेड एक केस है, हुसैनारा खातून केस। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है। हुसैनारा खातून केस 1976 के अराउंड आई थिंक हुआ था, जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल को बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर इसमें क्या देखते हैं, सेक्शन 436A ऑफ द सीआरपीसी क्या बोलता है? इफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर हैज अंडरगोन डिटेंशन फॉर अ पीरियड इक्वल टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर द ऑफेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कोई भी जुर्म किया है, ठीक है, एनी ऑफेंस किया है,
जिसकी मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकली कि इसकी सजा 2 साल है। ठीक है। और आप 2 साल जो है वो एज अ मतलब आपका केस चला ही नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह आप 2 साल जो है आपने ऐसे ही निकाल दिया। ठीक है। मतलब मैक्सिमम अलॉटेड उसमें 2 साल की सजा हो सकती है, और उसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह ही आपने 2 साल निकाल दिया, उससे ज्यादा निकाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, आप लायबल हो जाएंगे किसके लिए, छूटने के लिए। शैल बी मैंडेटली रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए 2 साल है, और फिर आपने आधा समय एटलीस्ट 1 ईयर और 1 ईयर और मोर जो है वो की तरह अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह बिता लिया। उसके बाद फिर कोर्ट के पास ऑप्शन होगा कि आपको जो है बेल देना है कि नहीं देना है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन पे होगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यही दे रहा है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड अगर कर ले इम्प्रिजनमेंट का स्पेसिफाइड फॉर द ऑफेंस, द कोर्ट में ग्रांट बेल। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर थर्ड, ये देखिए हुसैनारा खातून केस आ गया 1979 में, सॉरी नॉट 1976, ये 1979 में है। ठीक है, 1979 में है। और उसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ लार्ज नंबर, आई थिंक 40,000 के अराउंड जो है वो प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था उस साल 1979 में इस केस के बाद। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, D 1 2 and 3, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिख दी हैं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, एशियाटिक लॉयन की बात करता है। तो प्रोजेक्ट लॉयन अनाउंस्ड इन 2020 एम टू कंजर्व एशियाटिक लॉयन थ्रू लैंडस्केप लेवल इकोसिस्टम मैनेजमेंट कवरिंग बोथ द गिर रीजन एंड पोटेंशियल न्यू हैबिटेट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो ठीक है। और ये कुछ कुछ जो है वो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, अगर नहीं भी कुछ पता होगा तो इसको करेक्ट कर सकते हैं आप। फिर एशियाटिक लॉयन लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द आईयूसीएन लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, इसको देखते हैं अभी क्या करेक्ट है कि नहीं। इन द वाइल्ड एशियाटिक लॉयन आर फाउंड ओनली इन गुजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड में सिर्फ एशियाटिक लॉयन सिर्फ गुजरात में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में, ये ठीक है। फिर ऑल द 7 बिग कैट्स स्पीशीज अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अच्छा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। और टोटल इसमें 7 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन 7 में से 5 जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, तो ऑल नहीं, तो ये ऑल नहीं है, तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 and 4 आर करेक्ट। 3 and 4 करेक्ट, तो ये गलत, और 1 इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 and 4, मतलब ये करेक्ट भी है, वल्नरेबल है ये आयुषन की लिस्ट में। तो इस तरह से आप आंसर भी निकाल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट है अगर कि वल्नरेबल है कि नहीं है, आपको नहीं पता है, लेकिन बाकी चीज पता है, तो आप स्टेटमेंट ऑप्शन के थ्रू जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी सॉरी, 1 सेकंड, फिर वही गलती की मैंने, अभी आप ही के सामने लिखा मैंने कि ये गलत है। ठीक। और सॉरी, फिर तो अब वो जो लॉजिक लगाया था वो भी गलत हो जाता है, बट स्टिल 1 2 and 3 है इसका आंसर। 4 गलत है, आपके सामने ही है, 4 गलत है। ठीक है, अच्छा अब इससे निकल सकता है क्या, अगर 4 गलत है, 4 गलत से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता है, तो थर्ड आपको पता है, अगर थर्ड पता है तो 1 2 and 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि 1 and 2 में जो 3 नहीं है। ठीक है। 1 2 and 3 प्रोजेक्ट लायन जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में यहाँ डाल दी हैं, लिखी हुई है यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, और ये 5 जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। कौन कौन से नहीं पाई जाती इंडिया में, जगुआर और प्यूमा नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और चीता जो है वो भी विलुप्त हो गया था 1952 में, इसको ऑफिशियली ये वो एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, बट स्टिल अभी इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके थ्रू, प्रोजेक्ट चीता के थ्रू। कहाँ से, अफ्रीका से मंगाया जा रहा है, नामीबिया साउथ अफ्रीका वाले रीजन से, वहां से मंगाया जा रहा है। ठीक है। फिर ये इमेज लगा दी मैंने, आप देखना चाहें देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिगेशन ऑफ इलेक्शन फ्रॉड इन इंडिया कैन बी एडजुडिकेटेड बाय हाई कोर्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये ठीक है कि हाई कोर्ट जो है वो देखता है इसका इलेक्शन फ्रॉड का मामला। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, ये हमने ऊपर देखा था, ये भी ठीक है, अंडर 10 शेड्यूल। फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1971, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर्म द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक तो है। ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये बाय मिस्टेक ही टाइप हो गया, ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको जो याद रखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट ये बाय मिस्टेक हो गया था। इसका आंसर 1 2 एंड वैसे फिर इसके साथ तो 1 and 2 होगा। ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट है, बट स्टिल ये इसका मेन मकसद ये नहीं था बताना कि हाई कोर्ट में हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मेन मकसद ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको अमेंड कर लीजिएगा। और हालांकि स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था। ठीक है।
फिर ये देखा था हमने कियोतो होलान वाला केस ऊपर, जब डिफेक्शन वाला क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग तो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में है। फिर insolvency is the formal legal process to resolve financial distress, while bankruptcy refers to the state of being unable to meet the debt obligation। ऐसा होता है क्या? नहीं, रिवर्स दिया हुआ है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप डेट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है रिजॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, उसको कहते हैं बैंक्रप्सी। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बट ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, ये इनकरेक्ट है, उल्टा दिया हुआ है ये। फिर एक सरफेसी एक्ट आया था 2002 में, वो भी इसी इसी पर्पस के लिए था कि कोलेट्रल, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये लोन रिकवरी के लिए तो था, लेकिन लोन रिकवरी किसका करता था? वही जिसपे आपने कोई कोलेट्रल यानी कुछ कोई चीज गिरवी रखी है, ठीक है, उसी का रिकवरी कर पाएगा। नॉन कोलेट्रल वाला जो है उसको रिकवरी नहीं कर पाएगा। इसी से बचने के लिए एक आईबीसी लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, वो 2016 में लाया गया था। उसमें क्या है, अनसिक्योर्ड डेट, मतलब जो कोलेट्रल नहीं है जिसपे, ठीक है, उस पे भी अप्लाई होता है वो। तो ये ठीक है, सरफेसी एक्ट जो है वो कोलेट्रल वाले पे, और आईबीसी जो है वो दोनों पे होता है, ये ठीक। फिर सरफेसी एक्ट अलाउज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, वाइल आईबीसी, हाँ ये ठीक है, कि सरफेसी जो है के लिए कोई वो नहीं बनाया गया था, लेकिन आईबीसी के लिए क्या बनाया गया, एक एनसीएलटी बनाया गया। ठीक है, किसके लिए? कंपनीज वगैरह के लिए, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को डील करने के लिए। और एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी बनाया, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। भाई इंडिविजुअल तो फ्रॉड करते हैं ना, इंडिविजुअल भी तो लेके भाग गए कंपनी, मतलब फ्रॉड नहीं इन द सेंस कि इंडिविजुअल का भी पैसा डूब जाता है, कंपनी का पैसा डूबता है तो इंडिविजुअल का भी पैसा डूबता है, दोनों को इक्वली ट्रीट करिए। तो ये ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर आईबीसी में क्या है, डिसाइडेड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर होता है और वो 2/3 मेजोरिटी पे वो फैसला लेता है। वेर एज नो सच कलेक्टिव क्रेडिटर बॉडी एग्जिस्ट अंडर सरफेस, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, ए 2, 3 एंड 4 ओनली। तो ये दिखाते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को उल्टा दिया गया था, सरफेसी एक्ट और आईबीसी एक्ट के बारे में वो दिखा दिया कि ये एलपीजी एलएलपी कंपनीज और इंडिविजुअल्स पे होता है। देन ये है एनसीएलटी फॉर कंपनी और डीआरटी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। देन ये 66% यानी 2/3 मेजोरिटी से वोट होता है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो बनता है वो आईबीसी के अंडर में। सरफेसी में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर रिसेंट डेवलपमेंट एक हुआ है जिसमें ग्रुप इंसॉल्वेंसी को भी की बात की गई है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात की गई है, अगर विदेश में कोई लेके भाग जाता है उसको भी एसेट को कैसे जो है वो काउंटर किया जाएगा। फिर क्रेडिटर लेड प्रोसेस होगा, और आउट ऑफ कोर्ट इनिशिएशन वगैरह भी कर सकते हैं जुडिशियल डिले से बचने के लिए। फिर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, एक होता है बैड बैंक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एआरसी के बारे में, व्हाट इज एआरसी, और किस कमिटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ एआरसी। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। ठीक है, अच्छा ये सब न्यूज में था इसलिए करवा रहा हूँ मैं, कि अवध किसान सभा 1920 में बना था, बिल्कुल बना था। किसने बनाया था? बाबा रामचंद्र ने बनाया था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, यूपी किसान सभा वो कब बना था? 1918 में। किसने? इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूपी किसान सभा 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये ठीक है। फिर 1920 में बाबा रामचंद्र, अच्छा बाबा रामचंद्र से रिलेटेड ये है कि ये एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पे फिजी भी गए थे। वहां पे जो है क्या लिखे गए थे, रामचरितमानस भी कैरी किया था इन्होंने। ठीक है, इंडेंजर्ड लेबर लेबर की तरह गए थे वहां पे, और वहां से वापस आने के बाद जो है इन्होंने अवध किसान सभा बनाई थी 1920 में। ठीक। देन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में। ठीक है। देन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और पहले इसके प्रेसिडेंट बने थे, और साथ में एनजी रंगा जो थे वो इसके सेक्रेटरी बने थे पहले। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन ऑल इंडिया किसान सभा इनिशियली वर्कड इन क्लोज एसोसिएशन, बिल्कुल 1930, इनफैक्ट 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा और आईएनसी का जो सेशन हुआ था, आई थिंक लखनऊ में हुआ था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, अगर आपको पता लगे कि लखनऊ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट उसमें हुआ था, मतलब जॉइंट सेशन हुआ था, बेसिकली बताने का मेरा मतलब ये है, जॉइंट सेशन हुआ था इनके बीच में। बट बाद में जो है ऑल इंडिया किसान सभा जो है कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस में आ गया, जिससे दोनों के बीच में दरार हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा और इसके बीच में। प्लस एक और चीज हुआ था कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा जैसी बनता है, और 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस किए गए।
अब जैसे प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस किया गया तो पॉलिटिकल पार्टी थी भाई कांग्रेस, उस समय इलेक्शन लड़ना था उनको, तो किसानों की याद आई। तो किसानों से बहुत सारे वादे कर लिए कि फलाना कर देंगे, जमींदारी अबॉलिश कर देंगे, लेकिन जब 1937 में चुन के आए तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। वो भी एक कॉज ऑफ डिस्ट्रेस रहा दोनों के बीच में, उसका रिफ्ट होने का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी याद रखना है। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बाद जो है उनके बीच में रिफ्ट पड़ गया, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1 2 3 एंड 4 सारे करेक्ट हैं। तो सारा मैंने डिटेल में बता दिया है, आप देख सकते हैं उसको, ये सारा लिखा हुआ है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 23 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करता है। सर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से पहले एक ट्राइब्यूनल की बात कर लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से जो है वो ट्राइब्यूनल को जो है ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ट्राइब्यूनल ऐड किया गया था। किसमें? आर्टिकल नंबर 323 ए एंड 323 बी। इसमें क्या था? इसमें था भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। जैसे एक इसका एग्जांपल है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। ठीक है, उसके अलावा जो है ये 323 बी था, मतलब अदर अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, अदर ट्राइब्यूनल्स, जैसे आपका हो गया एनवायरमेंट से रिलेटेड है या फिर और जो चीजों से रिलेटेड है, वो सारे ट्राइब्यूनल किसके अंडर बनेंगे? 323 बी के अंडर में। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ट्राइब्यूनल क्या होता है? क्वासाई जुडिशियल बॉडी होता है ये। क्यों? ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी, मतलब जुडिशरी का जो काम होता है उसको ईज करने के लिए ये इसको बनाया जाता है। तो एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। 2010 में आया था, बिल्कुल आया था 2010 में। और एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है, क्योंकि एनजीटी जो है क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक लॉ पास किया गया था। लेकिन किस प्रोविजन का यूज किया गया था? आर्टिकल 323 बी इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है। Then tribunal consists of full-time chairperson, judicial member, and expert member with total member of full-time members not exceeding 20। ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते और 10 से कम नहीं हो सकते, नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 20। तो ये भी ठीक है। फिर एनजीटी इज बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर। नहीं, एनजीटी ये सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। एनजीटी जो है वो नेचुरल जस्टिस का नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। फिर चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ठीक है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब चेयरमैन और मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो नीचे देखेंगे अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, किस किस एक्ट, कौन कौन से उसमें वो है इसको, ये है स्कोप क्या है इसका? अच्छा, डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा विद इन 90 डेज, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कौन कौन से एक्ट उसको में इन्फोर्स कर सकता है? एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वगैरह, ये सब दिया हुआ है। लेकिन एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 वाला, वो आता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये इसके अंडर जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। और चेयरपर्सन कौन बनता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। देन जुडिशियल मेंबर मस्ट बी जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज विद एक्सपीरियंस। फिर एक्सपर्ट मेंबर वगैरह जो है वो नॉट नॉट एटलीस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एनवायरमेंटल मैटर। ठीक है, बाकी अभी कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है करंट चेयरमैन। नेचर जो है स्टेट्यूटरी बॉडी है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी किसके लिए है भाई? कार्बन एमिशन जो होता है धरती पर, उसको जो है ऑब्जर्व करने के लिए है। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि नासा जो है इस ऑपरेशन को क्लोज कर रहा है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ही थिंक्स दैट देयर इज नथिंग लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ये सब कुछ भी नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। एक ऐसी फैलाई गई हैं ताकि जो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, उनसे पैसा ऐंठा जा सके। तो उनका ये अपना ये मानना है। तो OCO2 was launched to precisely measure atmospheric carbon dioxide level during using spectrometer। ठीक है ये। फिर OCO मिशन प्रोवाइड डेटा क्रूशियल फॉर वेरीफाइंग वेदर कंट्रीज आर मीटिंग देयर कार्बन रिडक्शन प्लेजेस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। बिल्कुल इसी का यूज कर किया जाता है। फिर OCO3 इज माउंटेड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बिल्कुल ठीक है ये। तो इसमें क्या हुआ था? OCO1 जो लॉन्च किया 2009 में लॉन्च किया गया था, वो क्रैश कर गया था। फिर OCO2 जो लॉन्च किया गया था वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, वो कर रहा है। और फिर OCO3 जो है वो उसको जो कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है माउंट किया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल थ्री। ठीक है, और ये भी याद रखना नासा का है ये। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नासा का है ये। और इसका ऑपरेशन को क्लोज क्लोज करने की बात की जा रही है। अभी क्लोज हुआ नहीं है, लेकिन ऑपरेशन को क्लोज करने की बात की जा रही है। ठीक है, सारा लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये रहा। OCO1 2009 में लॉस्ट हो गया था। और OCO2 जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है। और ठीक है,
OCO3 जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे माउंट है। देन क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करता है। इस पे पीवाईक्यूज भी बहुत सारे हैं, उनको भी आप देखिएगा। ये क्या बोल रहा है, इट रिकॉग्नाइजेज ओनली इंडिविजुअल राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड नॉट कम्युनिटी राइट, ऐसा है क्या? इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये गलत है। देन ओनली मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिविंग इन द शेड्यूल एरियाज आर एलिजिबल, नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब और बाकी और कोई भी रह रहा है उस एरिया में, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ शेड्यूल एरिया में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब भी रहते हैं, बाकी और भी तरह के लोग भी रहते हैं, ठीक है, वो भी उनका भी अधिकार है उसमें, फॉरेस्ट लैंड को, मतलब राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स का अधिकार है उनको भी रिकॉग्नाइज करने का। देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ सोल अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर, नहीं, ये कौन होता है? ये ग्राम सभा होता है, ठीक है, ग्राम सभा होता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटी होता है, अप्रूवल वाला, लेकिन तो इनिशिएट करने वाला नहीं होता है, ठीक है, ये तो ये भी गलत है। Then once the forest right are granted under this act, Minister of Tribal Affairs can withdraw them without with an executive order, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन होगा। नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है, बाकी जो चीजें हैं उसमें जितना है वो दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसमें डिटेल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बासवान कमेटी, अभी रिसेंटली न्यूज में थी बासवान कमेटी, हालांकि ये 2015 में फॉर्म हुई थी, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल छपा था, इसलिए इसको डाल दिया है। तो ये किससे रिलेटेड है? बासवान कमेटी जो है वो रिव्यू ऑफ द पैटर्न एंड एज लिमिट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके लिए न्यूज में है ये बासवान कमेटी, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ डाल दी हैं, देख सकते हैं आप। फिर अगेन एमसीएलआर पे आ गया क्वेश्चन 27 वाला, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि एमसीएलआर क्या है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आरबीआई रेपो रेट एंड देयरफॉर चेंजेस इमीडिएटली व्हेनेवर द रेपो रेट चेंजेस, ठीक है। एमसीएलआर जो है एक तो दो तरह के बेंचमार्किंग होता है, एक इंटरनल बेंचमार्किंग, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। तो एमसीएलआर जो है वो किस तरह का है? इंटरनल बेंचमार्किंग है, और ये जो ईबीएलआर है, ठीक है, एक्सटेंडेड बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ठीक है, ये एक्सटर्नल बेंचिंग, ठीक है, सॉरी एक्सटेंड नाम ही है उसका, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ईबीएलआर, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। तो इंटरनल में और इसमें फर्क क्या होता है? एमसीएलआर का मतलब क्या है? नाम से बता रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा आ रहा है ना, मिनिमम उतना उतना मान लीजिए कि 4% लेके चले, ठीक है, तो 4% उतना मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जितना चीज है, हालांकि रेपो रेट से लिंक होता है, उसके बाद जितना चीज है उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस बैंक में है, उसके ऊपर ये लगा सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो रखना ही रखना है। इसके नीचे नहीं रख सकते, ये लॉ है कि इसके नीचे आप इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अगर गवर्नमेंट लाती है, जिसमें कुछ इंटरेस्ट फ्री देती है या देती है, तो उसके अंदर में तो कर सकते हो एमसीएलआर के नीचे, लेकिन नॉर्मल केसेस में एमसीएलआर जो है मिनिमम बेंचमार्किंग है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट मिनिमम बेंचमार्किंग है, उसके कम पे आप जो है लोन नहीं ले सकते। फिर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लेंडिंग रेट में क्या होता है? ये आप जो है या तो रेपो रेट, ठीक है, या फिर 91 डे, या फिर 182 डे का जो ट्रेजरी बिल का यील्ड होता है, ठीक है, उससे आप जो है लिंक कर सकते हैं अपने ये इंटरेस्ट रेट को, और उसके अनुसार जो है आपका ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। लेकिन एमसीएलआर में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। ई बिल आर में जो है वो, ठीक है, आरबीआई का रेपो रेट है और ट्रेजरी बिल यील्ड है, और एनी बेंचमार्क स्पेसिफाइड आरबीआई, ये ठीक है। देन एमसीएलआर जो है इंटरनल बेंचमार्क है, बिल्कुल, कैलकुलेटेड बाय बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीआरआर, मेंटेनेंस एंड टेन्योर प्रीमियम, ठीक है, ये भी ठीक है, देख लिया, इंटरनल बेंचमार्किंग है। Since October 2019, all new floating rate loans to MSMEs and personal borrowers have been mandatorily linked to ये ठीक है, EBR एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लैंडिंग रेट से जो है वो लिंक करना मैंडेटरी है 2019 के बाद से। फिर MCLR is a minimum interest rate below which a bank cannot lend except in certain cases permitted by RBI। कौन कौन से केसेस है? जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाल दे या जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ठीक है, उसमें कर सकता है, तो ये कौन से, ये ठीक है, तो पहला गलत है, और 2, 3, 4 एंड 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। बाकी क्या है सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और ये सारा थोड़ा दिया हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द रिवोल्यूशनरी पब्लिकेशन वंदे मातरम एंड तलवार, इस पे भी एक आर्टिकल आया था, इसलिए डाला है ये। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है आपका मैडम भीकाजी कामा। और मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था? स्टुगार्ट, जर्मनी, 1907,
में इन्होंने ट्राई कलर को होस्ट किया था। ठीक है, इसके लिए जानी जाती हैं ये। और वंदे मातरम तलवार जो इससे रिलेटेड है। फिर एनी बसंत क्या थी? 1916 में होम रूल लीग, प्लस 1917 में जो है वो आईएनसी प्रेसिडेंट। देन एक और इम्पोर्टेंट 1918 में जो है इनका बिहार का विजिट हुआ था, जो 71st बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये काबुल में जो एक्स्ट्रा वो गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट 1915 के अनुसार में, ठीक है, उसके हेड थे। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये इंडिया हाउस बनाया था इन्होंने, कहाँ पे? लंदन हाउस में, इंडिया हाउस बनाया था लंदन में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा वगैरह हो गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ये लंदन। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो है एक इम्पॉर्टेंट जर्नल पब्लिश करते थे ये। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये है यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विद मौलाना बरकतुल्लाह। ठीक है, ये उसके मिनिस्टर थे, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है उसके प्राइम मिनिस्टर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में आ गया। ये जो है यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे, या तो 2024 में पूछा हुआ है या फिर 2025 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। देन देखते हैं क्या है ये, कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सस्टेनेबल फीड स्टॉक सच एज कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये ठीक है, ये कुकिंग ऑयल वगैरह 80% तक इसमें कैपेबिलिटी है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सर्टिफिकेशन अंडर कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, ये एक प्री रिक्विजिट है कॉमर्शियल यूज के लिए, बिल्कुल ठीक है। और ये सर्टिफिकेशन का देने का काम कौन करता है, वो नीचे अभी देखेंगे। फिर इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल का जो प्लांट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सेटअप किया कहाँ पे? पानीपत हरियाणा में। तो तीनों इसके स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड 3। बाकी डिटेल में देखते हैं इसके नीचे। अ, ठीक है, 80% तक जो है कर सकता है ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम। और उसके अलावा जो है एक ये इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, ये है कोर्सिया, जो है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये ग्लोबल स्कीम है, किसने अडॉप्ट किया है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के कि ये ग्लोबल स्कीम है, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया है, तो इसको भी याद रखना है। और ये स्कीम है, इसके तहत जो है जरूरी है ये तभी जो है कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को, जब तक ये सर्टिफिकेशन नहीं करता तब तक नहीं कर सकते आप। ठीक है, पानीपत हरियाणा में सेटअप किया गया इसका प्लान। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, नागलेरा फॉलरी क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमोइबा था अभी हाल ही में, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये केरला में बहुत सारे ऐसे केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। ठीक है, हालांकि ये डिजीज तो रेयर है, लेकिन बहुत फटल है, हाईली फटल है। तो क्या है? अमीबा कॉजिंग रेयर बट फटल ब्रेन इन्फेक्शन। अच्छा, ये एक ध्यान रखिएगा कि जो बीमारियां रेयर होती हैं वो बहुत फटल भी होंगी, लेकिन जो जिनका फैलने का रेट ज्यादा होगा, ठीक है, वो इतना ज्यादा फटल नहीं होंगी। ठीक है, उसका मुख्यतः मेन रीजन ये है, एक एग्जांपल लेके चलिए। ऐसी बीमारी जो आपके मान लीजिए नाक, आंख वगैरह पे ही अगर कोई कीटाणु चला जाए, उससे फैलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत होगा, जुकाम वगैरह या जो भी चीज होगी थोड़ी बहुत, बाद में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो फैलेगा बहुत तेजी से, क्योंकि आपका जो कीटाणु वगैरह है वो कहाँ पे? ऊपर के जो है आपका ये ऑर्गन है, ठीक है, यहीं पे है। तो बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ऐसे तो वो क्या होगा? फैलने का जो उसका दर होगा वो तो ज्यादा होगा, लेकिन फटल नहीं होगा वो। ठीक है, फटल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डीप आपके जो ऑर्गन्स होते हैं ना वहां पे रहता है। और वहां रहने से क्या होगा? वो फैलने में उसको समय लगेगा, क्योंकि वहां से पहुंच के बाहर निकल पाना और फैल पाना वो मुश्किल होगा। फैलने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स में रह रहा है वो, तो फटल बहुत हाईली होगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अमोइबा कॉजिंग बैक्टीरिया, और इसका डिजीज जो करता है उसका नाम क्या है? प्राइमरी अमोइबिक मेनिंजोसिफ्लाइटिस। ठीक है, इतना रेयर है कि मतलब इसका डिजीज का नाम लेना भी मुश्किल है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। पीएम इसका डिजीज का नाम है। और होता कैसे है भाई? कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर वगैरह में, जैसे लेक्स रिवर वगैरह में अगर स्विम करते हैं वहां से होता है। द 97% का फर्टिलिटी रेट है इसका। ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो न्यूज़ में थी, और उनका ईयर का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसने बनाया था? 1921 में बनाया था, किसने? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ठीक है, गुरुदेव जिनको बोला गया था। और इन्होंने जो है गांधी जी को टाइटल दिया था महात्मा का, महात्मा गांधी ने जो टाइटल दिया था इनको गुरुदेव का।
फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था। एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन जो उसकी नींव रखी गई थी, ठीक है, वो जिस एरिया में, वो किसने, एनी बेसेंट का बनाया हुआ था वो। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में बनता था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, उसी को रीनेम करके बाद में रीब्रांड करके 1920 में बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में बनी, ठीक है, ये भी 1920 के आसपास। फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी पहले अलीगढ़ में, अलीगढ़ को काउंटर करने के लिए, अलीगढ़ का जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन बाद में, और आई थिंक 1920 में बनी थी, और बाद में 1925 में, या तो 1920 में 1918 में, अभी देख लेंगे। और 1920 में इसका जो कैंपस था, ठीक है, वो उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिएगा। नीचे देखते हैं। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका आंसर ए है। ए लगा देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921, और इसका प्लेस कहाँ है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज साइट का भी दिया, दर्जा दिया गया। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस नंबर पे दिया गया है। मैं हिंट देता हूँ कि इससे पहले जो है धोलावीरा को दिया गया था, ठीक है, और इसके बाद जो है किसको दिया गया है? होयसला टेम्पल को दिया गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि शांति निकेतन को किस नंबर पर जो है वो दिया गया है आपको, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भारत में। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था एज आश्रम इन 1901 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड देन ग्रू इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921। फिर बाद में 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। देन बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, जैसे जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, ये बताया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1975, जो सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था, उसी को रीब्रांड करके बनाया गया था। देन उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में है। ठीक है, हैदराबाद में बनी थी, निजाम निजाम ने बनाई थी। देन उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया 1920, और किसने बनाई थी? हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जौहर, जाकिर हुसैन और एम ए अंसारी। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको जो है दिल्ली शिफ्ट कर देगा 1925 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र नहीं था। इसको 1989 में जो है मल्टी मेंबर बॉडी किया गया था, लेकिन ओरिजिनल क्या था? वो सिंगल मेंबर बॉडी था। ठीक है, तो अभी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हालांकि ये कहने को जो है ऊपर नीचे है, लेकिन जो कोई फैसला होता है तो मेजोरिटी के साथ फैसला लिया जाता है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल्कुल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड, ठीक है, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। फिर अभी एक केस हुआ था, अनूप बर्नवाल केस, 2023 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजेआई को डाला था। लेकिन उससे पहले क्या होता था? उससे पहले जो है जो कैबिनेट होता था, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनफैक्ट, ठीक है, हेडेड बाय पीएम, वो रिकमेंड करता था। लेकिन अनूप बर्नवाल केस में 2023 में ये किया, लेकिन इसके साथ ही जो है पार्लियामेंट ने लॉ पास करके ये सीजेआई को हटा के जो है किसको डाल दिया? एक मिनिस्टर को डाल दिया। लेकिन इससे पहले तो कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव का रोल था। लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल अभी भी है इसमें, इसके लॉ के अनुसार। और एक चीज और है कि आर्टिकल 324 में कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कौन इसको रिकमेंड करेगा, बट उसमें ये मेंशन है कि पार्लियामेंट बाय लॉ जो है वो बना सकती है। पार्लियामेंट बाय लॉ कोई भी कानून बना सकती है। तो अनूप बर्नवाल केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पीएम, एलओपी और सीजेआई बोले होंगे, तो बोला गया था कि टेम्परेरी एक अरेंजमेंट है, जब तक पार्लियामेंट जो है लॉ पास नहीं करती। तो पार्लियामेंट ने लॉ पास करके सीजेआई को ही हटा दिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 6 साल, 65 साल के, 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65। सेम इलेक्शन कमिश्नर भी यही होते हैं, 6 साल और 65। तो ये 62 दिया है, तो ये गलत है, ये ठीक है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल, ये ठीक है। फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है, इट रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर जो है वो प्रेसिडेंट इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। एंड दिस प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ अ इंक्वायरी कमेटी, नहीं, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये चीज नहीं होता है, वो सिर्फ सीईसी के रिकमेंडेशन पर ही उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट इसलिए हो जाता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 ओनली। ठीक है, तो बाकी जो डिटेल बताया मैंने वो सारा दे दिया है, अनूप बर्नवाल केस वगैरह, और ये सारा जो लॉ पास किया गया था। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डाला गया था, बाद में जो है उसको हटा के ये एक्ट के द्वारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया सीजीआई की जगह। देन ये 65 साल, 6 साल, 65 साल ये वाला है। और ये
पार्लियामेंट माइल ये क्या है आपका 324। सीसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव होगा, लेकिन बाकी जो और होगा ये अदर कमिश्नर होंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 19th सेंचुरी डेवलपमेंट की बात कर रहा है हेनरी लुइस विवियन डोरिजियो। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर थे ये। और ये सिर्फ आई थिंक 21 साल की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। और 16-17 साल की एज में तो जो हिंदू कॉलेज था कलकत्ता का, तो वहाँ पे ये प्रोफेसर भी बन गए थे। ठीक है। तो एसोसिएटेड विद हिंदू कॉलेज इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है ये। फिर एक ये इंपॉर्टेंट, फिर राधानाथ सिकदार एन इंडियन मैथमेटिशियन in the Great Trigonometrical Survey of India was the first to calculate the height of peak, ये पीक 15 लेटर नेम्ड एज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये भी ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों अलग स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि एक आर्टिकल आया था, मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री के बारे में कोई आर्टिकल था, उसमें ये तीन तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे। तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट को स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो हेनरी विवियन डोरिजियो के बारे में एक एक था। ठीक है, इनके बारे में देखिएगा। और फिर राधानाथ सिकदार, अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट के बाद जो है तर्ज पे एक यंग इटली मूवमेंट बनाया था। यंग इटली मूवमेंट किसने बनाया था, वो आप नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंडेड 1843 वाज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ये भी ठीक है। ठीक है, तो बाकी आप इसमें इसमें तीनों करेक्ट हैं, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, ऑल थ्री हो जाता है। बाकी डिटेल में जो चीज़ें उस मैंने बताई दी हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप जमींदारी एसोसिएशन 1838, लैंड होल्डर सोसाइटी फिर 1866 में एक बना था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसने बनाया था, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। फिर 1875 में इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। 1876 में इंडियन एसोसिएशन। ये सारी इंपॉर्टेंट है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, सारी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारा चीजें मैंने बता दिया है ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। विद रेफरेंस टू क्रोकोडाइल स्पीशीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन द मैंग्रोव हैबिटेट ऑफ अंडमान निकोबार, सुंदरबन एंड उड़ीसा। ठीक है, वहां मिलता है भाई। फिर मगर क्रोकोडाइल इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर हैबिटेट, बिल्कुल ये है। फिर घड़ियाल जो है वो मेनली गंगा रिवर सिस्टम में पाया जाता है, ये भी ठीक है। फिर अमंग दीज थ्री स्पीशीज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नहीं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं है, ये मगर है। अभी देखते हैं नीचे, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली थ्री। ठीक है, तो पहले तो करेक्ट है भाई, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो जाहिर सी बात है समुद्री इलाके में पाया जाएगा। देन इसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल रहा है ये सॉल्ट वाटर का, बट लीस्ट कंसर्न है ये। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लीस्ट कंसर्न। देन मगर क्रोकोडाइल क्या है, वो लेक्स पॉन्ड वगैरह में पाया जाएगा, इंडिया ईरान नेपाल वगैरह में। यहाँ पे इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। फिर घड़ियाल घड़ियाल जो है वो कहाँ, गंगा गंगा के रिवर सिस्टम में, जैसे चंबल वगैरह ये सब में पाया जाएगा। और इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। घड़ियाल का है, मगर का नहीं है, सॉरी, घड़ियाल का है। तो इसको याद रखना है। ठीक, ये तीनों जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये एआई जनरेटेड फोटो है या ओरिजिनल फोटो है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबरशिप की बात कर रहा है। अच्छा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात कर रही है तो रशिया तो होगा ही होगा। तो ये देख लेंगे कि किस ऑप्शन में रशिया नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ऐसा ऐसा लॉजिक लगाते हैं, लेकिन रशिया तो इसमें सब में है, यहाँ भी है भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो तरीका फेल हो गया। फिर एक चीज देखेंगे कि जहाँ रशिया है वहाँ यूक्रेन, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए इसको। ठीक है। फिर एक चीज देखिएगा कि रशिया है, तो रशिया के साथ जो है बेलारूस जो है वो क्या नाम है, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको है शायद, हाँ। तो वो जहां जहां रशिया जाएगा वहां उसके पीछे पीछे वो भी जाएगा। तो बेलारूस किस में नहीं है, ठीक है, डी में नहीं है, तो इसको काट दीजिए। फिर आंसर क्या बचा, आंसर जो है दो में बचा, दो में आप इजिली गेस कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, ये है, ए है। इसमें अर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है और रशिया है। ये पांच मेंबर हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में। ठीक है, ये सारे हैं, हेडक्वार्टर इसका मॉस्को में है। पांच है की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एस्टिमेटेड जीडीपी 6.5 ट्रिलियन है, ये कहीं 6.5 ट्रिलियन देता है, कहीं पे जो है वो 5 ट्रिलियन देता है। ठीक है, बट एनी हाउ रिच, मतलब काफी बड़ा वो है जीडीपी के मामले में 5 ट्रिलियन बड़ी इकोनॉमी होती है। ठीक है, ये सारे ये मैप है, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट वगैरह आती है ना, लेकिन रिपोर्ट तो लाता है, लेकिन क्या करता है, खुद की साइंटिफिक असेसमेंट नहीं करता है। जितनी साइंटिफिक असेसमेंट होती है उन सबको कंपाइल करके रिपोर्ट अपनी बनाता है। तो असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह, जैसे अभी सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो आई हुई है। ठीक है, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट 2021 से 23 की है। और सेवन्थ असेसमेंट रिपोर्ट में काम चल रहा है, वो 2029 के आसपास में पब्लिश होगी, 28-29 के आसपास में पब्लिश होगी। ठीक है।
और तो क्या बोलता है, आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, बिल्कुल, बट ऐसे साइंटिफिक लिटरेचर पब्लिशेस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अपना खुद का रिसर्च तो नहीं है, दूसरों का लेके वो वहां से रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर आईपीसीसी किसने बनाया था? 1988 में बना था डब्ल्यूएमओ और यूनेप, इन दोनों ने मिलकर बनाया था 1988 में, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है। फिर ये हर 5 साल 7 साल में अपना असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है। 6 असेसमेंट रिपोर्ट जैसे आ चुका है, 7th वाला ड्यू है। ठीक है, 3 वर्किंग ग्रुप होता है, ये सब देख सकते हैं आप। बाकी क्वेश्चन नंबर 37, ये था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल था ये। इसके आने के बाद कोहराम मच गया था, 130th अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या था कि 30 दिन तक अगर कोई भी हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, कोई भी मिनिस्टर हो, अगर 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रह गया है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली या तो इस्तीफा दे या फिर ऑटोमेटिकली उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। तो क्या बोलता है, बिल सीक्स टू अमेंड 75, 164। 75 किससे रिलेटेड है? ये पीएम से रिलेटेड है, और ये सीएम से रिलेटेड है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और 239 ए जो है वो दिल्ली के उससे रिलेटेड है। तो इंश्योर दैट अ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इज डिटेन्ड इन अ कस्टडी फॉर 30 consecutive days, ठीक है, ऑन अ सीरियस क्रिमिनल चार्ज punishable by at least 5 years, will automatically cease to hold office unless resignation or removal is effected by that time। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर क्या है, बिल अलाउज रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट तो अलाउ करता है, ठीक है, आफ्टर द रिलीज फ्रॉम कस्टडी, एंड ऑल्सो प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। ऐसा है क्या? प्रिजर्व करता नहीं, ये तो इसके अगेंस्ट है, ये तो पहले ही गिल्टी मान ले रहा है, इनोसेंस थोड़ी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। ठीक है, बाकी देख सकते हैं 31st डे में ऑटोमेटिकली, अगर उससे पहले रेजिग्नेशन नहीं आया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दी जाएंगे। फिर 38 क्या बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो पिपरहवा, लोकेटेड नियर नेपाल बॉर्डर इन उत्तर प्रदेश, इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ स्तूपा साइट लिंक्ड विद relics ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है ये। द पिपरहवा कैस्केट कंटेनिंग relics was first discovered during excavation in 19th century, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पिपरावा क्या सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, और उस समय जो है वो कपिल वस्तु जो किंगडम होता था उसका पार्ट हुआ करता था। तो वहां पे एक्सकवेशन में जो है ये स्तूपा मिले हैं। और इसको एक्सकवेशन किया किसने था? साइट वाज एक्सक्यूटेड बाय विलियम क्लैक्सटन पेपे इन 1898, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वगैरह की वो चीजें मिली हैं। 127 साल के बाद उसको ओरिजिनल उस पे साइट पे लगाया जा रहा है, पहले जो है ये यूके में चला गया था। ठीक है। फिर 39 क्या बोलता है, सेरेबो। सेरेबो रिसेंटली एक न्यूज में, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, कि फलाना ढिमकाना टर्म जो है वो न्यूज में था, क्या है ये? तो सेरेबो क्या है? एक हैंड हेल्ड डिवाइस है ये, ब्रेन जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हैं, आईसीएमआर ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद निम्हंस एंड SCTIMST। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू रिटेन द सेम डेफिनेशन ऑफ एन अर्बन एरिया फॉर द अपकमिंग सेंसस 2027, जो 2011 में जो यूज किया गया था, मतलब डेफिनेशन ऑफ द अर्बन अर्बन एरिया, उसी को जो है सेंसस 2027 में भी यूज किया जाएगा। फिर स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल प्लेसेस विद अ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड नगर पंचायत आर ट्रीटेड एज अर्बन, बिल्कुल ठीक है। अ प्लेस विद मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000, बिल्कुल अर्बन कहा जाएगा। और कहाँ पे 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर है, वहां पे भी कहा जाएगा, ये भी ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एरिया मस्ट बी 400%, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी ठीक है। तो ये चारों चारों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बाकी नीचे देख सकते हैं आप कि क्या क्या है, स्टैट्यूटरी टाउन्स है, फिर सेंसस टाउन है। सेंसस टाउन का डेफिनेशन ये है, वही मिनिमम 5,000 हो, 75% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में हो, और पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 400 की हो। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, द पावर टू डिसमिस रिमूव और रिड्यूस द रैंक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड इन सर्टेन केसेस इवन विदाउट होल्डिंग अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अच्छा, ये जो आर्टिकल है वो किसके लिए है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उसको प्रिवेंट, मतलब बचाने के लिए है, कि फालतू केसेस में ना पड़े। लेकिन इसका यूज करके जो है उनको हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, और कुछ केसेस में तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिना बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ही हटा दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में ये इसलिए न्यूज में था कि JNK में बहुत सारे केस ऐसे आए थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिना किसी इंक्वायरी के हटा दिया गया था। हालांकि ये होना तो चाहिए कि इंक्वायरी में आए और उनके सामने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जिस जिस केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, उस केसेस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इजिली गेस कर सकते हैं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 311 है। ठीक है। बाकी जो चीजें यहाँ पे दे रखी है, कि रिमूवल कर सकते हैं बिना इंक्वायरी के भी, किस किस केस में, कि प्रैक्टिकेबल नहीं है,
और अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हो, ये सब चीजें जो J&K में सब प्रोविजन बहुत यूज किया गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 42 है, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन आर्ट एंड डांस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स जो है इसके ऊपर आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में, तो इस बुक्स में जो जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। कि नाट्य शास्त्र, ट्रिटाइज है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स बाय भरत भरत मुनि, बिल्कुल ठीक है। फिर बृहदेशी, ये डांस ट्रेडिशन पे, ये भी ठीक है। फिर संगीत दामोदर, अर्ली टेक्स्ट डीलिंग विद क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, ये भी ठीक है। फिर अभिनय दर्पणम, टेक्स्ट फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशन थ्रू जेस्टर मुद्राज, ये भी ठीक है। तो सारे ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? D 1 2 and 3। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखिए। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का है। बृहदेशी किसका है? ये मतांग मुनि का है। ठीक है। उसके अलावा जो है संगीत दामोदर, ठीक है, ये क्या है? संगीत दामोदर, ओ आई एम रियली सॉरी, वन वन सेकेंड, ये गलत है, ये गलत है। बृहदेशी जो है वो इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक नॉट डांस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो है 1 2 3 and 4 नहीं होगा। ठीक है, 1 3 and 4 होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मतांग मुनि ने किया था, और ये राग वगैरह के बारे में कहा था, क्लासिकल म्यूजिक के लिए बारे में। तो संगीत दामोदर किसने बनाया था? दामोदर मिश्रा ने। ठीक है, ये भी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर है। फिर अभिनय दर्पणम, ये किसका है? नंदिकेश्वर, और ये क्लासिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द स्पेशलिटी विद द थ्योरी एंड टेक्निक ऑफ अभिनय, मतलब जो एक्सप्रेशन वगैरह, जो एक्टिंग वगैरह की बात है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। देन क्वेश्चन नंबर 43, रिसेंटली द न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म, ये न्यूज में था, क्या है ये न्यू वर्ल्ड? भाई ये बहुत खतरनाक चीज है ये एक पैरासिटिक फ्लाई है, जो उसका लार्वा इन्फेक्ट नॉट इन्फेस्ट इन्फेक्ट करता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये पहले जो है वो जो अमेरिकाज वाला रीजन है वहां पाया जाता है। ठीक है, बट यूएसए ने इसको एलिमिनेट कर दिया था, मतलब जो सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में। ठीक है, बट स्टिल अभी इसका रिसेंट नया केस पाया गया है यूएसए में, इसलिए ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। बायोलॉजिकल इंपैक्ट, एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लिविंग टिश्यू पे फीड करता है, डेड टिश्यू पे नहीं, लिविंग टिश्यू पे, और अंदर घुसता चला जाएगा और बाकी पोटेंशियली फटल हो गएगा, क्योंकि अंदर सब डैमेज कर देगा एक्सटेंसिवली। और ये कहाँ पाया जाता था? ये वही सदर्न यूनाइटेड स्टेट, सेंट्रल अमेरिका, ये सब रीजन में पाया जाता है, जो अमेरिका वाला रीजन है वहां पे। और यूएसए ने इसको इरेडिकेट कर दिया था सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में यूजिंग स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक को यूज करते हुए। बाकी आप इसको देख सकते हैं, न्यूज में अभी आया है कि साउथ अमेरिका में जो है वो एंडेमिक है, और यहाँ से पाया गया है, इसलिए जो है इसको न्यूज में आ गया है। रिसेंटली जो है वो यूएस में भी पाया गया है। ठीक है, ये है, देखने में तो बहुत शांत सी है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये स्क्रू वॉर्म। फिर पीवीटीजीज से रिलेटेड मैंने पूछा था आपसे कमेंट सेक्शन में डालने के लिए कि किसमें की कौन सी कमेटी है, तो वो आ गया। पीवीटीजीज किसने रिकमेंड किया था? धेवर कमीशन ने रिकमेंड किया था पहली बार। ठीक है, कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड शेड्यूल ट्राइब, और बाद में इसको नाम दे दिया गया पीवीटीजी। ये ठीक है। फिर पीवीटीजी टर्म्ड प्राइवेट, हाँ, इनिशियली इनको प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोला गया था, 2006 में इसको बोल देगा पीवीटीजी। फिर रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज प्रपोज्ड दैट पीवीटीजीज बी कुड बी काउंटेड सेपरेटली इन द अपकमिंग सेंसस, इसलिए न्यूज में है, इसलिए इसको क्वेश्चन में डाला गया है। फिर एज ऑफ नाउ देयर आर 75 पीवीटीजीज, बिल्कुल है। 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है। और मैक्सिमम किसमें? मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य मैक्सिमम किसमें? उड़ीसा में है। अराउंड आई थिंक 12 या 13 के आसपास उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, और बाकी 1 2 and 3 करेक्ट है इसका। धेवर कमीशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सारा चीज मैंने डाल दिया यहाँ पे धेवर कमीशन के बारे में। और बाकी क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वही प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये सारी क्राइटेरिया के ऊपर इनको वो किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बाकी सारा डाल दिया मैंने। ये सारी चीजें हैं, उड़ीसा में 13 हैं, और 18 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? 366 क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया जाता है। 342 में प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं एसटीज को, वो देखा था स्टार्टिंग में हमने। फिफ्थ शेड्यूल है एसटीज के लिए। फिर एक सिक्स शेड्यूल भी है, वो नॉर्थ ईस्ट में जो 4 स्टेट्स हैं उनके लिए। पेसा एक्ट है और ये क्या है? पेसा एक्ट है 1996, ये ग्राम सभा के लिए शेड्यूल एरियाज में है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब देख सकते हैं आप। पीएम जनमन 2023 में लॉन्च किया गया था ये। ठीक है, यही है, ये करंट इशू है कि सेंसस के लिए जो है वो उनको नॉमिनेट किया, मतलब बोला गया कि इनको अलग से काउंट किया जाए। देन क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यूपीएम J10403511 AAB BAB,
रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है। तो ए बी क्या है? ये एक बाइनरी स्टार है, मतलब पेयर है। और ये अलग एक पेयर है स्टार का। ये दोनों पेयर एक साथ, मतलब क्वाड्रपल, चार, चार जो है पाए गए हैं। ये बहुत रेयर इवेंट है, मतलब उसमें कि चार स्टार एक साथ जो है वो घूमते हुए पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ए बी है, अ क्वाड्रपल स्टार सिस्टम इन द मिल्की वे कंसिस्टिंग ऑफ ब्राउन ड्वार्फ्स एंड रेड ड्वार्फ्स। ठीक है, इसलिए पाए गए, न्यूज में पाए गए। एक ए बी पेयर है, दो रेड ड्वार्फ हैं। और एक बी ए बी पेयर है, दो टी टाइप ब्राउन ड्वार्फ हैं। ठीक है। इसका नाम इसलिए रखा गया ये, इसलिए आप, ये न्यूज में है, पूछा जा सकता है। क्या है? यूपीएम J1040 3511। नाम अजीब सा है बट याद रखिएगा, ठीक है। ये रेड ड्वार्फ हैं दो, और ये दो ब्राउन ड्वार्फ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? मैच द फॉलोइंग इवेंट इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध विद द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। ठीक है। बर्थ, बर्थ कहाँ हुआ था? बर्थ हुआ था लुम्बिनी। वन सेकेंड, पीडीएफ सेविंग। बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है। डेथ, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वो कुशीनारा या कुशीनगर, आज के कहाँ है ये आज के यूपी में है। फिर फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, पांच भिक्षुओं को। फिर एनलाइटनमेंट, बौद्ध मतलब निर्वाण कहाँ मिला था? बोध गया में। मतलब आज का इसका नाम बोध गया है, लेकिन उस समय उसका नाम क्या होता था? उरुवेला। ठीक है, उरुवेला। फिर मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड किया था इन्होंने? ये किया था श्रावस्ती में। ये भी आज में कहाँ है? ये यूपी में है। ठीक है। तो कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, ये यूपी में है। और सारनाथ इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारनाथ को जो है यूनेस्को के लिए रिकमेंड किया है, मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए इंडिया ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया है इस साल। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने, वो सारा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सारी चीजें बता दी हैं। बाकी और बुद्धा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां जाके पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग पर, बुद्धिज्म में। ठीक है। देन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, शाक्य क्लेन के थे, कपिल वस्तु में इनका हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। फिर चाइल्डहुड नेम तो सिद्धार्थ गौतम था। और चार मेजर काउंसिल हुए थे, फर्स्ट राजगीर में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कश्मीर। इसके बारे में बहुत डिटेल में बीपीएससी का जो पीवाईक्यू सीरीज किया था हम लोगों ने, उसमें बहुत डिटेल में इसको जो है चर्चा की हुई है मेजर काउंसिल के बारे में, मतलब कौन जो है राजा था उस समय, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट था, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, कौन सा प्लेस पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया है कि चारों में से तीन जो है वो तो कहाँ हुए? अच्छा, इसमें दे ही दिया कि तीन जो है बिहार में, एक कश्मीर में, बाहर में। यही क्वेश्चन था कि चारों में से कौन सा जो है बिहार के बाहर हुआ था। फिर सिंबल है कुछ, लोटस जो है वो बर्थ को करता है, बोधि ट्री एनलाइटमेंट को करता है, फर्स्ट जर्मन जो है व्हील को करता है, डेथ जो है वो स्तूप को करता है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी enjoyed बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखते हैं क्या है। आर्टिकल 361 provides that the president or a governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of powers and duties of their office। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो अपनी मर्जी से थोड़ी करते हैं। वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो भाई ये क्यों आंसरेबल होंगे कोर्ट में? जाहिर सी बात है। और नो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग द टर्म ऑफिस। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 361 में, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट, सिविल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल में तो है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में जो है डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, ये याद रखना है। फिर 48 क्या बोलता है? द कनाई बरासी बोआ रॉक इंस्क्रिप्शन रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, कहाँ पे मिला ये है आपका नॉर्थ गुवाहाटी, असम में। किससे रिलेटेड है ये इससे रिलेटेड है कि जब 13th सेंचुरी में टर्किश इन्वेजन हुआ था, तो कैसे इन लोगों ने टर्किश इन्वेजन को हराया था, टर्किश इन्वेडर को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बारे में है ये। ठीक है, नॉर्थ गुवाहाटी में मिला है, और असमीज और संस्कृत में जो लिखा हुआ मिला है। फिर इसमें जो है बख्तियार खिलजी को कैसे हराया था किंग पृथु ने, ठीक है, इसके बारे में जिक्र है। ये कामरूप के राजा थे, इसके बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है, तो नाम याद रखना है, ये भी न्यूज में था। ठीक है, कनाई बरासी बोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 49, ये कुछ डैम्स थे और कुछ नदियों पे थे, ये भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि पंजाब में देखा हमने बहुत बहुत बाढ़ आई थी, कुछ डैम जो है कोलैप्स कर गए थे, और नदियों में उफान आया था। उसी से रिलेटेड बहुत सारे जो है डैम्स न्यूज में थे। तो पहले देखते हैं रंजीत सागर। रंजीत सागर नाम से याद रखिएगा, आर आर रवि रवि। हुसैनी वाला हेडवर्क ये सतलुज में है। ठीक है, नंगल डैम जो है वो ब्यास पे है। और नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा पे है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो अलमाटी डैम है, ठीक है, अलमाटी डैम, ठीक है, वो किस नदी पे है, ये डालिएगा कमेंट सेक्शन में।
फिर पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी पे है, इससे रिलेटेड अभी न्यूज में है। गोदावरी और प्राणहिता, प्राणहिता जो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है, उनके कॉन्फ्लुएंस पर है पोलावरम प्रोजेक्ट। कहाँ पे? तेलंगाना में है। और सॉरी, टी कैपिटल लाना चाहिए क्योंकि नाम है, ये नाउन है। ठीक है, तेलंगाना में है। कहाँ? प्राणहिता और गोदावरी के कॉन्फ्लुएंस पे। तो सारे करेक्टली मैच्ड हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 और 1 सेकेंड, 1 2 3 करेक्टली मैच नहीं है क्या? ओ आई एम सो सॉरी, भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज पर है, आई एम रियली सॉरी। भाखड़ा नंबर नंगल डैम जो है वो सतलुज पर है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 4 एंड 5। अच्छा, ब्यास नदी में जो है इंदस रिवर डॉल्फिन जो है वो, सिर्फ इकलौती ब्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है भारत में जिसमें इंदस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक। ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है इंपॉर्टेंट। इसको देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी, क्या बोल रहा है? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइडेड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट विद अ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। ऐसा था? बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, सीजीआई प्लस 7। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, पार्लियामेंट जो है बाय लॉ उसको बढ़ा सकती है। तो अभी के समय कितना है? 33+1। और 33 जजेस हैं प्लस एक जो है वो चीफ जस्टिस। अभी चीफ जस्टिस कौन है करंट में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो बी आर गवई है। और 1926 या 27 के पास जाके जो है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इंडिया को मिलने वाली हैं। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिएगा कौन है वो। फिर नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, हाई कोर्ट में पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज था, वो एक बार देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज 10 मिनट के अंदर। कि अगस्त में लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट की बात की गई थी। करंट में था, तो इससे रिलेटेड कुछ कमेटी है। एक भर कमीशन 1948, जिन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट को मना कर दिया था। जेवीपी कमेटी 1949, मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। नो इमीडिएट लिंग्विस्टिक स्टेट। अब पट्टाभी सीतारमैया के बारे में बताइएगा कि 1939 में, खैर बता दिया मैंने, 1939 में जो इलेक्शन हुआ था आईएनसी का, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया जो है वो गांधी जी के थे, मेंबर थे, मतलब गांधी जी उनको सपोर्ट कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट लड़ रहे थे वो। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनको हराकर बन जाते हैं त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट। बट गांधी जी के कहने के बाद जो है वो इस्तीफा देना पड़ता है उनको। फिर फजल अली कमीशन 1953 में, इसी के बाद जो है वो श्री रामुलु की डेथ हुई थी, आंध्र की स्टेट की मांग करते हुए तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। तो इसके डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद जो है बनाया गया था फजल अली कमीशन। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाएगा 1956 में, और बाकी सारे स्टेट्स को जो है ये अलग अलग बनाया गया। तो देख सकते हैं गुजरात महाराष्ट्र को डिवाइड किया गया, ये सारे जो टाइम टाइम है, मतलब ईयर है और स्टेट का दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ से। देन सरोगेसी लॉ एक न्यूज में था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक चीज, एक तो कपल एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एक कपल है को अलाउ कब करेगा? जब मैन 26 से 55 साल और वुमेन 23 से 50 साल। सिंगल वुमेन को अलाउ किया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन पे, या तो वो विडो हो या डाइवोर्सी हो। अनमैरिड वुमेन को अलाउ नहीं है। इसलिए ये न्यूज में था कि अनमैरिड वुमेन को अलाउ नहीं है। तो क्या ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है? इस तरह न्यूज में था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या वायलेशन है वो 14 और या 21 का। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अलाउ नहीं है अनमैरिड वुमेन को। फिर अभी जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, उससे रिलेटेड एक केस न्यूज में था कि मोहम्मद रहीम अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2024 में बोला था, और लाल बाबू हुसैन और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995, ये दो केस में बोला था कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इतना याद रखें। फिर एक चासिव यार, ये यूक्रेनियन सिटी है, न्यूज में था, पूछ सकता है ये। फिर अलाइव अलाइव इकोनॉमी, वेरी मच अलाइव इकोनॉमी, ये बताता है कि 1995 में जितनी इकोनॉमीज थी, ठीक है, उनका कंपैरिजन किया है। तो यूएस के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसमें दे रहा है कि यूएस से कंपेयर, अर्जेंटीना जो है उस समय 2.4% था, आज के समय 3.8% है। चाइना उस समय 26.1% था, आज के समय जो है, सॉरी, आज के समय, रियली सॉरी, उल्टा बता रहा हूँ मैं। अ, अर्जेंटीना जो है उस समय जो है वो क्या था? 2.4, आज के समय 2.4% है, और उस समय जो है 3.8% था। और चाइना जो है वो 26.1%, इंडिया 11.6%, और जापान जो है उस समय 72.6% था। ठीक है, आज के समय कितना है? 13.7% है। और सॉरी, चाइना जो है वो कितना है, यहाँ दिया हुआ है।
चाइना जो है आज के समय 63% पे पहुंच चुका है। उस समय कितना था, 9.7% पे था। जर्मनी जो उस समय 34% पे था, आज घट गया है। इंडिया 4.7% था, आज बढ़ गया 13.7%। जापान 72.6% पे था उस समय, और 13.7%। ये किसका परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए 1995 में अगर यूएस की जीडीपी 100 रुपए थी एग्जाम्पल के लिए, तो उसके कंपैरिजन में बाकी देशों की जीडीपी कितनी थी। और आज 2025 में अगर यूएस की जीडीपी 100 रुपए है, तो उसके कंपैरिजन में बाकी देशों की जीडीपी कितनी है वो बताया यहाँ पे। तो ये 1995 का डेटा है और ये 2025 का डेटा है। तो इसमें सिर्फ इंडिया और चाइना, सिर्फ यही दो देश हैं जिनका इंक्रीज हुआ है, बाकी सब डिक्रीज हुआ है। देखिए ध्यान से, 1.3 से 1.2 हो गया पाकिस्तान, और रशियन फेडरेशन 4.4 से, अच्छा ये भी बढ़ गया। तो आरआईसी, सिर्फ आरआईसी का इंक्रीज हुआ है। तो सिर्फ रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ इन्हीं का जो है एज अ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, एज अ शेयर ऑफ परसेंटेज एज कम्पेयर टू यूएस जीडीपी, बाकी सब डिक्रीज हुए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो ने टारगेट किया एलवीएम 3 का लॉन्च 2027 में। और एक इसरो का होप मिशन था न्यूज में, ये इंपॉर्टेंट है। होप मिशन किसके लिए था कि भाई देखिए, चंद्रमा पे जाएंगे और या मार्स पे जाएंगे, तो वहाँ का जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह की हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ेगी, उस तरह की हॉस्टिलिटी के लिए एक एरिया बनाया गया है ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं। तो इसके लिए इसरो का होप मिशन है, कहाँ के लिए है ये, लद्दाख का सोकर वैली है वहाँ के लिए। बाकी फिर डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड एक कमेटी है, भीखू रामजी इदाते कमीशन। ठीक है, ये बस याद रखना है। बाकी क्रिमिनल ट्राइब वगैरह जो है वो 1871 में बनाया गया था, उसको डी नोटिफाइड ट्राइब कर दिया गया, और इससे रिलेटेड जो कमीशन है वो याद रखना है। फिर पोटैटोज इवॉल्व फ्रॉम ये टोमेटोज इन मायोसिन एपोक। ठीक है, ये देख लिया था हमने स्टार्टिंग में। फिर ये माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी, ये कहाँ, इंडोनेशिया में अभी फटा है, ये बहुत फटता रहता है ये। फिर गोवा और पुर्तगालियों के लिए एक चीज न्यूज में था कि वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे 1498 में इंडिया में आने वाले। फिर पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था इन्होंने, कालीकट में 1500 में। सेकंड फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कोचीन में 1501 में। एक ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्मीडा। अल्मीडा जो 1505 से 1509 तक थे, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लगाया था, कार्टा सिस्टम जिसको कहते हैं। फिर अलबर्कू, इन्होंने क्या किया था भाई, गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर सुल्तान से। फिर निनो दा कुना, इन्होंने क्या किया था, गोवा में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था। ये सारे याद रखना है बस। फिर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप पोटैटो अवेलेबल होगा इंडिया में, ठीक है। फिर ये है क्राशीनिन को वोल्केनो, ये कामचटका पेनिनसुला में है, इस जगह पे कामचटका पेनिनसुला में, यहाँ पे भी ये फटा है, तो ये भी याद रखना है। फिर क्राइब, एक नया ब्लड ग्रुप मिला है, कहाँ पे, बेंगलोर में। तो ये पूछ सकता है, सीआरआईबी वाज रिसेंटली इन न्यूज, नया ब्लड ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो हम जानते हैं ABO जो है, फिर AB है, एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप था, उसके अलावा फिर क्रिब भी आ गया एक। ठीक है, और 1 in 10,000 लोगों में ही पाया गया है, तो बहुत रेयर है ये। सॉरी सॉरी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है 1 in 10,000 था, ये रेयर ग्रुप है। और ये तो बहुत 1 in million होगा आई थिंक। ठीक है, नहीं दिया है बट स्टिल बहुत, मतलब 1 in million का पहला ही पिला है 38 ईयर ओल्ड वुमेन में, तो वो कोई उसका कंपैरिजन ही नहीं है कि 1 in million होगा कि 1 in billion होगा। फिर सन्यासी फकीर रिबेलियन, ये भी न्यूज में था भाई, 1770 में हुआ था बंगाल फेमिन के दौरान। की लीडर कौन थे, मजनू शाह वगैरह थे, ये मूसा शाह। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नोवेल लिखी थी आनंद मठ, और देवी चौधरानी उसी से रिलेटेड है। आनंद मठ में जो है वंदे मातरम का जिक्र, वंदे मातरम गाना जो है आनंद मठ में था। फिर आर्टिकल 23, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में एक जजमेंट पास किया कि हैंड पुल्ड रिक्शा को बैन कर दिया गया। क्यों बोला कि भाई वो आर्टिकल 23 का वायलेशन है। ये PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में भी जो है ये इसको किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको याद रखिएगा। देन MPC के टर्म है MSF है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो MSF क्या होता है भाई, आपका जो ये SLR होता है, SLR के जो एसेट्स होते हैं ठीक है, उनको डाइल्यूट करके अगर आप लोन उठाते हैं, कहाँ से, आप RBI से, बाकी सारे अपने एग्जॉस्ट करने के बाद वहां से उठाते हैं, तो आपको जो रेपो रेट है उसके ऊपर एक प्लस रेपो रेट प्लस एक क्या बोलेंगे उसको, पेनल्टी, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। जनरली ये कितना है, टिपिकली 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25% ज्यादा होता है, तो वो कहता है MSF। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको सीलिंग रेट, सीलिंग रेट बोलते हैं। फिर एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें क्या है कि मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट एक होता है, उससे रिलेटेड है। कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक जो है अपना पैसा पार्क कर देते हैं कहाँ पे, RBI के पास, लेकिन उसके बदले में RBI क्या है, उनको क्या प्रोवाइड करता है, RBI उनको जो है वो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में रिवर्स रेपो रेट से कम पेमेंट करेगा, एक तो कम जो है वो मतलब 25 बेसिस पॉइंट कम होगा बिलो द रिवर्स रेपो रेट। और उसके अलावा जो है क्या करेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स रेपो रेट की जगह है, और दूसरा इसको क्या कहते हैं, फ्लोर रेट कहते हैं।
ये फ्लोर रेट है और वो सीलिंग रेट है। देन प्रोफाइल एक्सिस गोल्ड स्टैंडर्ड है हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया को जो है वो रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जो जुलाई वाला करंट अफेयर था, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड डिसऑर्डर है। फिर ओल्डेस्ट कॉमेट, थ्री आई एटलस, ये दिया गया है, यही पूछेगा। थ्री आई एटलस रिसेंटली न्यूज में था, क्या है? ओल्डेस्ट कॉमेट है ये। फिर टीबी के लिए एक टेस्ट, द साई टीबी, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। फिर केरला फर्स्ट ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर एल्डरली और सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने वाला भी केरला पहला बन गया है, सीनियर सिटीजन कमीशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर दर्द शिन ट्राइब, ये स्टेट पीएससी वाले हमने कवर किया था, गुरेज वैली में है। और ये ओरिजिनल आर्यन सेटलर बोलते हैं खुद को। क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये खुद को शेड्यूल ट्राइब जो है उसको, अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है इनको शेड्यूल ट्राइब के तौर पे। ठीक है। फिर एंजाइम और ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्या बोलता है कि जो आज के समय एक ये है नियंदरथल और डेनिसोवन से जो अलग, अच्छा, डेनिसोवन जो है वो क्वेश्चन पूछा चुका है शायद 2018 या 19 में पूछा है कि डेनिसोवन जो है वो क्या चीज था। तो वो अर्ली ह्यूमंस के जो है वो थे, पूर्वज थे ह्यूमंस के। तो एक जीन है उसमें, A429V। ठीक है, इसमें म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से जो आज की थिंकिंग एबिलिटी जो है ह्यूमंस की डेवलप हो पाई। फिर एक जीन है ये RTMP1, ये भी एक जीन है। ये किससे रिलेटेड? चिटन के टीथ जो है वो आयरन जैसे बन जाते हैं, उससे रिलेटेड है ये जीन, ये कर देता है, इसको भी याद रखना है। फिर ये पाम जैगरी, इसको भी हम लोगों ने स्टेट पीएससी वाले में कवर किया था। ये क्या है? ये पलमीरा क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स हैं पलमीरा कहते हैं उनको। और ये कहाँ पे? थुडुकुडी में, तमिलनाडु में। ये टायरलेसली वर्क करते हैं, क्या? पंथानीर, जो स्वीट सिरप होता है वो बनाने के लिए, मतलब ये जो पाम जैगरी, जो खजूर से जैगरी बनती है, गुड़ बनता है, उसमें ये कलेक्ट करते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में है। पलमीरा क्लाइंबर कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। देन ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि डिलीटेड पर्सन लिस्ट पे, कि अगर पहले से कोई वो था, मतलब इसमें ये है कि अगर पहले से कोई रजिस्टर्ड वोटर था, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते क्या करने के लिए, अपना सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये बोला है इसमें इलेक्शन कमीशन ने। फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दे दिया गया है। तो इस यूनिवर्सल बैंक के स्टेटस के लिए जो है वो क्या होता है, कुछ एक कंडीशन मेट करनी पड़ती है कि 5 साल का गुड परफॉर्मेंस तो हो, नेटवर्थ 1,000 करोड़ के ऊपर हो। ये पूछ सकता है, ये पूछा हुआ यूपीएससी 2024 या 25 में पूछा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, कि किसी फलाना ढिमकाना के लिए कितना जो है वो नेटवर्थ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और कुछ बेनिफिट होंगे ऑब्वियसली। देन कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट, ये भी देखा था हमने, प्राणहिता और गोदावरी के उस पे था कॉन्फ्रेंस पर। ठीक है, गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर हिल से निकलती है नासिक में, और उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब जो है यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर फिशिंग कैट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है भाई, इसको मैप के थ्रू दिखाते हैं। अच्छा, आईयूसीएन लिस्ट में जो है वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है ये। ठीक है, और यहाँ मैप से देखिए कहाँ कहाँ एरिया में इसका जो है ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही, मतलब कोस्टल एरियाज में ऑलमोस्ट पूरे भारत में है, और कुछ कुछ गंगा वाले मैदानी क्षेत्रों में है, और फिर नेपाल के कुछ रीजन में, तराई क्षेत्रों में। ठीक है, ये है फिशिंग कैट। फिर पीएमई ड्राइव स्कीम किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री, यही पूछेगा। बाकी सब जो है चीजें वो गेस कर सकते हैं, जनरल चीजें। देन संगम पीरियड की कुछ बुक्स हैं, क्या है? कुरुंतो कोई, संगम एरा की तमिल एंथोलॉजी है। ये अगम लिटरेचर को क्लासिफाई करती है। अच्छा, उस समय दो लिटरेचर होते थे, एक अगम यानी लव, एक पुरम यानी वॉर। ठीक है, तो ये अगम की है कुरुंथो कोई। फिर तोलकपियम बाय तोलकपियार अर्ली, जो है वो तमिल ग्रामर की बुक है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक आप लिखिएगा थिरुकुरल, ये किसकी बुक है? ये कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ये किसने लिखी थी थिरुकुरल। फिर शिलापट्टिकरम, ये इलांगो आर्टिकल की है, ये भी थर्ड संगम में लिखी गई थी। ठीक। फिर अदर बुक्स बाकी सब जो है ये है आपकी अक्कानानूरू, पुरानानूरू, अकिनानूरू, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। और इससे रिलेटेड क्या, इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी न्यूज में आ गया है, तो इससे रिलेटेड जो संगम पीरियड है, ठीक है, उससे जाके आपको अपना जो स्टैटिक पार्ट है वहां से रिवीजन करना है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये न्यूज में था, ईयर ऑफ पासिंग 2002 में था, राघवन कमेटी ने रिकमेंड किया था, इतना याद रखना, बाकी सब तो वो है। फिर आरबीआई का फ्रेमवर्क आया है किस पे? रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है फ्री एआई। ये 7 फाउंडेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, ये पूछेगा फ्री एआई विद 7 फाउंडेशन प्रिंसिपल वगैरह, ये सब किसका है? इनिशिएटिव आरबीआई का है।
फिर सारनाथ, इसके बारे में जिक्र कर लिया हम लोगों ने कि इसको जो है ऑफिशियल एंट्री दी गई है, उसके लिए ऑफिशियली क्या नाम है, 2025-26 के साइकिल के लिए इंडिया ने जो इसको वो किया है, इंक्लूड इंक्लूड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए। और इसको फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पहला जो है दिया था, भाषण दिया था इन्होंने, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और कुछ स्तूप है यहाँ पे, जैसे धार्मिक स्तूप है, धर्मराज का स्तूप है, चौखंडी स्तूप है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखना है। फिर निर्मिति केंद्रास, ये भी स्टेट पीएससी में हम लोगों ने कवर किया था कि हाई कोर्ट के अनुसार निर्मिति केंद्रास जो है अब आरटीए एक्ट के अंदर में आएंगे, पब्लिक अथॉरिटी में। और इसको बनाया किसने था, केरला में 1989 में डॉक्टर सीवी आनंदा ने। बाकी ये है क्या, इतना कोई डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि हाई कोर्ट ये आरबीआई आरटीआई के एम्बिट में आ गए हैं, ये इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो इस पे ही पूछेगा। फिर समुद्रयान प्रोजेक्ट इंडिया का था कि पहला जो है, अभी दो इंपॉर्टेंट लोग गए हैं, एक तो कमांडर जतिंदर पाल सिंह और साइंटिस्ट राजू रमेश, ठीक है। ये गए हैं, फ्रांस की एक सबमर्सिबल थी नौटाइल, ये नौटाइल नाम है फ्रांस की सबमर्सिबल का, वहां गए हैं। और एक प्री वो है, 2027 में इंडिया खुद की टेक्नोलॉजी से जो है ये करेगा 2027 में, ठीक है। और जो इंडिया का सबमर्सिबल होगा उसका नाम क्या होगा, मत्स्य 6000, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना डीप ओशन मिशन के तहत। फिर एक लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, इसमें था ये कि रिप्रूव नहीं करना सिटीजनशिप को, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर को रिप्रूव करने के लिए नहीं पूछा जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बोला है कि कैन ओनली रिकमेंड, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है हाई कोर्ट को जजेस के लिए नेम, डिक्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि दोनों कोर्ट इक्वल हैं, मतलब स्टेटस में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा है तो सब कुछ डिक्टेट डिक्टेट करेगा हाई कोर्ट को। फिर अलास्का में जो है समिट हुआ है किसके बीच में, पुतिन और ट्रम्प के बीच में, वो फेल हुआ है। लेकिन अलास्का से इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 1867 में यूएस को बेच दिया था किसने, रशिया ने, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक तो बेरिंग स्ट्रेट है जो दोनों को सेपरेट करता है, एक ये याद रखना है। फिर एक पीक माउंट सेंट एलियास, ये अलास्कन माउंटेन रेंज का पार्ट है, एक ये है। क्रीमियन वॉर हुआ था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा। हालांकि इसमें इतना टाइम नहीं है कि क्रीमियन वॉर को एक्सप्लेन कर पाए। बट इसमें रशिया की हार के बाद ब्रिटेन ने हरा दिया था। रशिया की हार के बाद जो है वो फिनांसिस बहुत वीक पड़ गए थे, तो यूएसए को उन्होंने बेच दिया था, और कितना कुछ बहुत बहुत माइन्यूट चीजों में बेच दिया था, बहुत माइन्यूट पैसों में। और 1959 में इनको 49th स्टेट डिक्लेयर कर दिया यूएसए ने अपना, ठीक है। वहाँ के कुछ लोकल ग्रुप्स हैं, जैसे एलियट, टिलिंगिट, यूपिक, इनुपियात और हाइदा, ठीक है। ये सारे हैं, देख सकते हैं आप। फिर राइस जीन फाउंड हुआ है जो उसको क्या कहते हैं, ग्रेन की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, वो क्या नाम है इसका, चॉक 5, और ये नाम है। और OSEPB89, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर इरोडोफोर्स, ये किससे रिलेटेड है, स्क्विड्स जो अपना भैया अपने आप को कलर चेंज वगैरह करते हैं, कैमोफ्लाज के लिए यूज करते हैं, इरोडोफोर्स के ये है। देन रन ऑफ डीएनए, एक एनवायरमेंटल डीएनए के क्वेश्चन आया था। रन ऑफ डीएनए वही है, कुछ नहीं है, कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट वॉश्ड ऑफ हो जाते हैं लीव्स और अदर सर्फेसिस बाय रेन वाटर इन एनवायरमेंटल, लाइक लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसको ईडीएनए भी बोलते हैं, ईडीएनए पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये पीवाईक्यू यूपीएससी में। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है, ये न्यूज में है, बस ये, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। फिर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये न्यूज में है, क्यों, क्योंकि फेरल हॉर्सेस, इंडिया में अकेली ऐसी जगह है जो फेरल हॉर्सेस, मतलब जंगली जो घोड़े यहाँ पाए जाते हैं, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में, ठीक है। कहाँ पे है, असम में है ये, ठीक है। ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, बाकी मानस, उरांग, नामेरी, काजीरंगा, ये सब देख सकते हैं आप। फिर मालाबार सिवेट, ठीक है, ये नॉक्टर्नल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स, केरला और कर्नाटका में। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में शेड्यूल 1 में है, ठीक है। ये है मालाबार सिवेट। फिर एक निखिल स्टोरेंट फिश, मतलब निखिल जो एक नाम के एक व्यक्ति हैं जो ये सब खोज हॉबिस्ट हैं, फिश हॉबिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने एक नई स्पीशीज को खोजा, उन्हीं के नाम पे रखा गया है निखिल स्टोरेंट फिश, टोरेंट कैट फिश, ठीक है, कर्नाटका में। कहाँ पे, कुद्रमुख माउंटेन रेंज इन कर्नाटका। फिर इंडिया का जीडीपी का क्वार्टर वन डेटा है 7.8%, ठीक है ये तो। फिर आइस एज एरा, एज एज का एरा का ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है, क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, ठीक है। कहाँ पे, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में किया गया, ठीक है, ये है। फिर जीन दैट मतलब ऐसा कौन सा जीन था जिन्होंने घोड़ों को राइडेबल बनाया, ठीक है। दो जीन्स की खोज की गई है, ZFPM1 एंड GSDMC, ठीक है। तो ये वाला जीन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो टेमनेस और बिहेवियर से रिलेटेड है, और GS जीन जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
देन प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फ्यूल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक जो है समुद्रों में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, तो जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया है कि अब प्लास्टिक खाने लगे हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बढ़ने का खतरा हो गया है, ठीक है। यही इस रिसर्च में बताया गया है। और इस तरह ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.4% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बाकी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीजें पढ़ना है। और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, दोनों मिलके इनको कहते हैं ट्विन डेफिसिट, ठीक है। तो इसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट ये सारा था यूपीएससी का जो अगस्त का करंट अफेयर, जो थोड़ा लेट हो गया इस बार, बट हमने फाइनली कवर कर ही लिया है। बाकी और हमारी सारी प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसको खत्म करते हैं इस वीडियो के यहीं पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सितंबर मंथ के करंट अफेयर के साथ आएंगे, और वो जल्दी आएंगे, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर ही आपको सितंबर वाली वीडियो भी मिल जाए। तो ठीक है, फिर ये इसको पब्लिश करते हैं ये, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।